हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और आप सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। देखिए, आप सभी को अपनी अपनी स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अब अपने क्वेश्चन आंसर देख लीजिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या ये कहूँ फुल बुक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। देखिए, आज की जो वीडियो है वो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 1 की होने वाली है। और देखिए, ये जो बुक है ये सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 दोनों में ही है। तो अगर आप सेमेस्टर 1 में हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट वाली वीडियो है, अगर आप सेमेस्टर 2 में हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट वाली वीडियो होने वाली है, ठीक है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो हम ईवीएस के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यानी जो हमारे ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं उन्हें हम देखेंगे। और ये जो आपकी ईवीएस है इसका नाम है इन्वायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिसेस 1, यानी पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत। ठीक है, आज हम इस ईवीएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे, ठीक हो। एंड फॉर मोर वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर बिना देरी करें हम इस बुक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं, यानी फुल बुक के, हम उन्हें कवर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है हमारा, पर्यावरण अध्ययन की बहुआयामी प्रकृति से आप क्या समझते हैं। विभिन्न पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण कैसे मदद करता है। यानी आपको इस क्वेश्चन में पर्यावरण अध्ययन में जो बहुआयामी प्रकृति होती है उनके बारे में बताना है, और किस तरह से जो विभिन्न पर्यावरणीय समस्याएं हैं उसमें बहुआयामी जो दृष्टिकोण है वो किस तरह से मदद करता है उन्हें सॉल्व करने में, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। चलिए फिर हम लोग परिचय से स्टार्ट करेंगे। परिचय में आप लिखेंगे, पर्यावरणीय अध्ययन एक बहुआयामी विषय है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में हम एक चीज़ ना पढ़कर बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। देखिए, बहुआयामी का अर्थ ये है जब एक ना होकर बहुत सारी हों। तो पर्यावरण अध्ययन जो है वो उसमें एक विषय ना होकर बहुत सारे विषय हैं, जैसे कि विज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति हो गया, भूगोल हो गया, और अन्य क्षेत्रों को एकीकृत किया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना है। यह न केवल पर्यावरणीय मुद्दों को विश्लेषण करती है बल्कि उनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को भी समझती है। यानी ये जो पर्यावरण है, ये पर्यावरण जो विषय है, ये सिर्फ पर्यावरण के मुद्दों को ही नहीं समझती बल्कि जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और जो हमारी सांस्कृतिक प्रभाव होता है, या ये कहें सांस्कृतिक समस्याएं होती हैं, उनसे निपटने में भी मदद करती है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन का बहुआयामी दृष्टिकोण, यानी जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है उसका बहुआयामी दृष्टिकोण किस तरह से है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी। विज्ञान प्रौद्योगिकी को देखेंगे, पर्यावरण समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के लिए भौतिक, रसायन शास्त्र, जैव विज्ञान और भूविज्ञान जैसे विषयों की सहायता ली जाती है। यानी देखिए, जो हमारा पर्यावरण समस्या है, या ये कहें पर्यावरण है, उसको समझने के लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोणों की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत भौतिक हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, जीव विज्ञान हो गया और भू विज्ञान हो गया, ऐसे विषयों को हम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण जैसे मुद्दों को वैज्ञानिक उपकरणों से मापना और विश्लेषण किया जाता है। यानी देखिए, हम पर्यावरण में ही जलवायु परिवर्तन को भी पढ़ते हैं और प्रदूषण को भी पढ़ते हैं, और जो मुद्दे होते हैं उनको वो भी पढ़ते हैं। तो ये क्या सभी क्या है, ये जो प्रदूषण है, क्या ये ऐसे ही मापा जाता है? कैसे पता चलता है प्रदूषण कितना है? तो इसके लिए वैज्ञानिक उपकरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन किस तरह से होता है। इसके अंतर्गत पर्यावरण समस्याओं का समाज पर प्रभाव और उनके समाधान के लिए सामाजिक जागरूकता आवश्यक है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक उपयोग को कम करने के लिए जन जागरूकता अभियान। यानी देखिए, जो पर्यावरण है उसमें हम सामाजिक अध्ययन भी करते हैं, किस तरह से जो समाज में जागरूकता फैलाई जाती है, या कोई ऐसी चीज़ है पर्टिकुलर जैसे कि प्लास्टिक है, उसका उपयोग करके हमारे समाज को या फिर हमारी पृथ्वी को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए समाज में ही तो जागरूकता फैलाई जाती है। जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किस तरह से इसमें आता है। संसाधनों का उपयोग, ऊर्जा का प्रबंधन और टिकाऊ विकास की दिशा में नीतियां तैयार करने में
अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे राजनीति और कानून। पर्यावरण कानून और नीतियाँ जैसे जलवायु समझौते और वनों की संरक्षण के लिए कानूनी समस्याओं के समाधान में मदद करते हैं। यानी देखिए, जो जल से रिलेटेड नीतियाँ होती हैं या वन नीतियाँ होती हैं या वन संरक्षण होता है, वो कहाँ आते हैं? वो भी हमारे पर्यावरण अध्ययन में आ जाते हैं। लेकिन देखिए, ये किसका विषय है? ये राजनीति और कानून का विषय हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता। यानी जो हमारे बहुआयामी दृष्टिकोण है, उनकी क्या आवश्यकता होती है? अभी हमने देखा बहुआयामी कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे दृष्टिकोण हैं या कौन कौन से बहुआयामी विषय हैं। अब हम देखेंगे इनकी जो आवश्यकता है वो क्यों है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप लिखेंगे पर्यावरणीय समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का ह्रास और प्रदूषण अत्यधिक जटिल होते हैं। इन समस्याओं का प्रभाव न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक स्तर पर पड़ता है, इसलिए केवल एक ही क्षेत्र में ज्ञान से इन समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। यानी देखिए, ये जो समस्या है, ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि एक ही क्षेत्र पर इनका प्रभाव पड़ रहा है। नहीं, ये जो है ये वैश्विक स्तर पर प्रभाव डालती हैं और अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव डालती हैं। इसीलिए इस विषय को समझने या फिर इस विषय की जो समस्याएं हैं, उनको हल करने के लिए हमें एक विषय को समझना नहीं, बल्कि बहुत सारे विषय या बहुत सारी चीज़ों को समझकर इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे समस्याओं के समाधान में बहुआयामी दृष्टिकोण की भूमिका। यानी जो भी समस्या आती है पर्यावरण में, उसमें जो समाधान निकलता है, उसमें बहुआयामी जो दृष्टिकोण होता है उसकी क्या भूमिका होती है, किस तरह से बहुआयामी जो दृष्टिकोण है वो मदद करता है। तो पहले हम देखेंगे समग्र समाधान। बहुआयामी दृष्टिकोण पर्यावरणीय समस्याओं के सभी पहलुओं को कवर करता है, जिससे उनकी व्यापक समाधान मिल सकता है। यानी देखिए, बहुआयामी दृष्टिकोण जो है वो पर्यावरण जो समस्याएं होती हैं, वो उसकी सभी पहलुओं को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से जो समाधान है वो स्थायी और व्यापक मिल जाता है, ताकि वो जो समस्या है उसको जड़ से समाप्त किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे स्थानीय और वैश्विक समस्याओं का समाधान। यानी किस तरह से स्थानीय और वैश्विक समस्याओं का समाधान मिलता है। स्थानीय स्तर पर जैविक विविधता के संरक्षण के लिए सामाजिक जागरूकता और वैश्विक स्तर पर कार्बनिक उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की आवश्यकता होती है। यानी अगर हम विश्व स्तर पर चाहते हैं कि जो समस्या है उसका समाधान हो, सबसे बड़ी समस्या ही क्या है? कार्बनिक उत्सर्जन। अगर हम इसी को रोकना चाहते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समझौते हैं वो होने चाहिए। ऐसा है, अगर कोई हमारा दुश्मन है तो वो हमारी बात क्यों सुनेगा? वो तो और कार्बन निकालेगा, क्योंकि पता है, कार्बन ऐसी चीज़ है जो हमें विकास की ओर ले जाता है। लेकिन अगर हम अपनी पृथ्वी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हमें ख़त्म कर रहा है। यानी कार्बन जो है वो हमारी पृथ्वी को ख़त्म कर रहा है। लेकिन जितने भी उद्योग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उसमें कार्बन उत्सर्जन होता है। तो अगर उद्योग को देखेंगे तो कार्बन तो निकलेगा, और अगर पृथ्वी को देखेंगे तो उद्योग रुक जाएगा। तो संतुलन बनाने के लिए हमें क्या है, वैश्विक स्तर पर समझौतों की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रौद्योगिकी और नीतियों का समन्वय किस तरह से। उदाहरण के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोत, सौर और पवन ऊर्जा का विकास विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है, जबकि उनकी तैनाती के लिए नीतिगत समर्थन आवश्यक है। यानी देखिए, जो सौर ऊर्जा है और जो पवन ऊर्जा है, हमें ऐसे उद्योगों का यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा कार्बन उत्सर्जन है वो भी खत्म होगा और जो हमारी समस्याएं हैं उनका भी समाधान मिल जाएगा। चलिए देखेंगे अब हम इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? पर्यावरण अध्ययन की बहुआयामी प्रकृति विभिन्न दृष्टिकोणों और क्षेत्रों को एकीकृत करती है। यह समग्र विविधता और पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देती है, जिससे पर्यावरणीय समस्याओं के लिए दीर्घकालीन समाधान प्राप्त हो जाता है। यानी देखिए, ये जो है ये सहयोग को बढ़ाती है और जो पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं उनके लिए दीर्घकालीन जो समाधान है वो निकालती है, यानी लंबे टाइम के लिए समाधान निकाल देती है। बहुआयामी दृष्टिकोण न केवल पर्यावरण की रक्षा करता है, बल्कि समाज और अर्थशास्त्र को टिकाऊ और संतुलन तरीके से विकसित करने में भी मदद करता है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये अर्थशास्त्र को टिकाऊ और जो संतुलित तरीका है उसको विकसित करने में भी मदद करता है, ताकि संतुलन से हम विकास कर पाएँ और जो अपनी समस्याएं हैं उनका समाधान निकाल पाएँ। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि इसमें संतुलन की भी आवश्यकता होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सतत विकास। स्थलमंडल, जलमंडल और जीवमंडल को परिभाषित कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको सतत विकास क्या होता है ये बताना है, स्थलमंडल क्या होता है ये बताना है, जलमंडल को बताना है और जीवमंडल को बताना है। चलिए अब इसको वन बाय वन देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे सतत विकास कि सतत विकास आखिर होता क्या है। देखिए, जब हम अपनी
आप में विकास करें, लेकिन जो भविष्य की आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी चीज़ें छोड़ दें, वो हमारा सतत विकास होता है। यानी विकास करना, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है या भविष्य की पीढ़ी है उसके लिए चीज़ों को छोड़कर, यानी उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं या ये कहें उसके जो संसाधन हैं उन समाप्त किए बिना अपना विकास करना हमारा सतत विकास होता है। अब इसको पढ़ लेते हैं किस तरह से आप लिख सकते हैं। सतत विकास का तात्पर्य ऐसे विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करे कि भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव यानी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, जिसमें पर्यावरणीय, समाज और आर्थिक पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा विकास करना कि हमारा तो विकास हो, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसके जो आवश्यकताएं हैं या फिर कुछ भी चीज़ है उस पर कोई भी नकारात्मक यानी वो ख़त्म ना हो और हमारा भी विकास होता रहे, वही हमारा सतत विकास होता है। अब हम देखेंगे सतत विकास के प्रमुख सिद्धांत, कि जो सतत विकास है इसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पहला आप लिखेंगे पर्यावरणीय संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और उनका स्थानीय उपयोग होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे सामाजिक समानता, सभी को विकास के अवसर प्रदान करना ताकि सभी लोग अपना अपना विकास कर सकें। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आर्थिक विकास, समृद्धि और रोजगार के अवसर प्रदान करना, यानी सभी लोगों के लिए समृद्धि और रोजगार देना ताकि वो अपना आर्थिक रूप से विकास कर पाए। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं अक्षय ऊर्जा स्रोत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग टिकाऊ कृषि और जल संरक्षण के लिए किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्थल मंडल, कि स्थल मंडल क्या होता है। स्थल मंडल पृथ्वी की कठोर बाहरी परत है जिसमें मिट्टी, टाने, खनिज और पर्वत शामिल होते हैं, यानी जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की जो ये ऊपरी वाली परत है ना, इसी को हम स्थल मंडल कहते हैं, जहाँ पर क्या होती हैं, चट्टानें होती हैं, खनिजें पाई जाती हैं और पर्वत पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी पृथ्वी की ऊपर वाली सतह पे ही तो होते हैं, तो यही हमारा स्थल मंडल हो गया। ठीक है, यह है पृथ्वी की सतह पर जीवन का आधार है, क्योंकि हम लोग भी देखो ये जो पृथ्वी है इसके ऊपर वाले हिस्से में ही तो रहते हैं, अंदर तो रहते नहीं है, हम लोग ऊपर ही रहते हैं, तो ये हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन जैसे कि खनिज, मिट्टी और जल का स्रोत है, और यहीं हमारे खनिज मिलते हैं, यहीं हमारी मिट्टी मिलती है और यहीं हमारा जल मिलता है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अब हम देखेंगे स्थल मंडल के जो प्रमुख भाग होते हैं, जो स्थल मंडल है उसको भी कई भागों में बांटा गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला होता है क्रस्ट, जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है, यानी देखिए ये जो पृथ्वी है इसकी जो ऊपरी परत है इसको बोलेंगे क्रस्ट, यानी ये वाला जो भाग है इसको क्रस्ट बोला जाता है। फिर होता है मेंटल और फिर होता है कोर, यानी देखिए सबसे ऊपरी परत ये होगी हमारी क्रस्ट, फिर इसके अंदर वाली जो परत होगी वो होगी हमारी मेंटल, ये हो गई हमारी मेंटल, और ये जो बीच वाला पॉइंट बचता है ना, ये होता है हमारा कोर। इस तरह से हमारी पृथ्वी को पूरा डिवाइड किया गया है। ठीक है, यह मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कृषि, निर्माण और खनिजों के लिए संसाधन प्रदान करती है। आई होप आपको इस पूरा ही जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे जलमंडल, कि जलमंडल क्या होता है। चलिए देख लेते हैं जलमंडल को। जलमंडल के अंतर्गत आप लिख सकते हैं जलमंडल पृथ्वी पर मौजूद सभी जल निकायों का समूह है, जिसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, भूमिगत जल और बर्फ की परतें शामिल हैं। यानी देखिए जलमंडल जो है उसमें हर तरह का जल शामिल है, चाहे वो महासागर का हो, नदियों का हो, झीलों का हो, या फिर भूमिगत जल हो, या फिर जल बर्फ के रूप में हो, सभी जो जल है वो हमारा जलमंडल के अंतर्गत आ जाता है। यह जलवायु को नियंत्रित करता है और जीवमंडल के लिए जल की आपूर्ति करता है। ठीक है, हमें भी तो जो जल है वो हमें जल मंडल से ही मिलता है, तो ये जीव मंडल के लिए भी आपूर्ति करने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे जलमंडल के प्रमुख स्रोत, के जलमंडल के कौन कौन से प्रमुख स्रोत होते हैं। तो पहला आप लिखेंगे खारा जल, समुद्र और महासागरों में पाया जाता है। मीठा जल नदियाँ, झीलों और भूमिगत जल में पाया जाता है, यानी जो मीठा जल है वो नदियों में, झीलों में और भूमिगत जल होता है। ठीक है, जो हमारा मीठा जल होता है। जलमंडल पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह पीने के लिए पानी, कृषि और औद्योगिक गतिविधियों के लिए जल प्रदान करता है, क्योंकि अगर ये ना होगा तो हमें पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, कृषि के लिए नहीं मिलेगा और औद्योगिक जो गतिविधियां होती हैं उनके लिए भी जल नहीं मिलेगा। इसीलिए जलमंडल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पृथ्वी पर रहने के लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे जीवमंडल, कि जीवमंडल क्या होता है। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं जीवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन संभव है, यानी जीवमंडल वो भाग है पृथ्वी का जहाँ जीवन संभव है, यहाँ जहाँ हम लोग रह पाते हैं या फिर जीव जंतु रह पाते हैं। यह स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के उन हिस्सों को समेटता है जो जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करते हैं, यानी यहाँ पर
स्थलमंडल भी होता है, जलमंडल भी होता है और वायुमंडल भी होता है। सारी चीज़ें मौजूद होती हैं तभी जो जीव मंडल है वो बन पाता है। अब हम देखेंगे जीव मंडल के जो प्रमुख घटक हैं वो कौन-कौन से हैं, यानी जो जीव मंडल है उसके प्रमुख घटक कौन-कौन से होते हैं। तो पहला हम देखेंगे वनस्पति और जीव, यानी वनस्पति और जीव किस तरह से पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों और पौधों के लिए होता है। पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? जल, वायु और मिट्टी के साथ जीवों का संबंध, यानी जहाँ जल हो, वायु हो और मिट्टी हो और जीवों का संबंध बनता हो वो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जीवमंडल पृथ्वी पर जैव विविधता का आधार है और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। देखिए, मैंने ये ऑलरेडी आपको पूरी ही बुक भी पढ़ा रखी है जिसमें मैंने पारिस्थितिकी तंत्र, जीवमंडल और वायुमंडल ये सारी चीज़ें ब्रेव में यानी बड़े उसमें पढ़ाई हैं, डायरेक्ट बुक से पढ़ाई हैं। तो अगर आप वो वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी पूरी प्लेलिस्ट का, आप वहाँ से उन्हें चैप्टर वाइज़ पढ़ सकते हैं एंड अपनी स्टडी को और भी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैंने वो डायरेक्ट ही बुक से पढ़ाई हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वहाँ से भी उन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं सतत विकास, स्थलमंडल, जलमंडल और जीवमंडल परस्पर जुड़े हुए हैं। जैसे कि अभी हमने देखा ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्थायी विकास के लिए इन सभी घटकों का संतुलित उपयोग और संरक्षण आवश्यक है। स्थलमंडल प्राकृतिक संसाधनों का आधार है, जलमंडल जीवनदायी जल प्रदान करता है और जीवमंडल में जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन निहित है। इन घटकों का सामंजस्यपूर्ण प्रबंधन मानव और पर्यावरण के दीर्घकालीन कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जैसे कि अभी हमने सारी चीज़ें देखी थी वही सारी चीज़ें हमने निष्कर्ष में लिख दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परितंत्र से आप क्या समझते हैं, यानी परितंत्र आखिर होता क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परितंत्र का परिचय। इसके अंतर्गत आप लिखेंगे परितंत्र पर्यावरण का एक ऐसा कार्यात्मक तंत्र है जिसमें जीवित तत्वों और निर्जीव घटकों के बीच पारंपरिक प्रक्रियाएं होती हैं, यानी जो जीवित हैं और जो निर्जीव हैं उन दोनों के बीच में क्रियाएं होती हैं, वही हमारा परितंत्र कहलाता है। ये एक संगठित इकाई है जो ऊर्जा प्रवाह और पोषण चक्र के माध्यम से संतुलन बनाए रखती है, यानी ये ऊर्जा प्रवाह और जो पोषण चक्र है उसके माध्यम से संतुलन बनाती है। इसमें सभी जीव जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और अन्य भौतिक पर्यावरणीय जैसे मिट्टी, जल, वायु और प्रकाश शामिल होते हैं। यानी इसके अंतर्गत पौधे हो गए, जानवर हो गए, सूक्ष्म जीव हो गए और जो हमारी भौतिक पर्यावरण होती है जैसे कि मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ये सभी शामिल होती हैं। अब हम देखेंगे परितंत्र की परिभाषा के परितंत्र की परिभाषा क्या आप लिख सकते हैं या किसके अनुसार किस तरह से दी गई है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे परितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें सभी जीव, प्रणाली, उत्पादक, उपभोक्ता और उपघटक और निर्जीव तत्व मिट्टी, पानी, वायु मिलकर एक कार्यात्मक इकाई का निर्माण करते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा वही डेफिनेशन में लिखा है और ये जो डेफिनेशन है ये दी है अंसर्ट हैकेल ने ये परिभाषा दी है, ठीक है। अब हम देखेंगे परितंत्र के घटक। देखिए ये जो परिभाषा है ये आपको एज इट इज ही याद करनी होगी क्योंकि हम परिभाषा में चेंजेस नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे परितंत्र के घटक के परितंत्र जो है इसके क्या क्या घटक हैं। तो परितंत्र को दो प्रमुख घटकों में बांटा जा सकता है, यानी परितंत्र के दो प्रमुख घटक होते हैं। पहला होता है हमारा जीवित घटक। जीवित घटक में कौन कौन सी चीजें आती जाती हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। जीवित घटक में आप लिख सकते हैं उत्पादक, हरे पौधे और शैवाल जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो हमारे उत्पादक में आ जाते हैं, जैसे कि हरे पौधे हो गए और शैवाल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं हमारा उपभोक्ता। वह जीव जो उत्पादकों या अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं वो हमारे उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। अब देखिए उपभोक्ताओं को भी तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। पहला होता है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे कि हमारी जीवभक्षी होते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे द्वितीय उपभोक्ता जो कि हमारी मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे तृतीय उपभोक्ता जो कि होते हैं हमारे शीर्ष परभक्षी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे अपघटक। अपघटक क्या है? बैक्टीरिया और फुफ्फुस जो मृत जीवों को विघटित कर पोषण तत्व मिट्टी में वापस लाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे अपघटक हो जाते हैं। क्योंकि जो चीज़ मर जाती है या फिर जो चीज़ बेकार होती है उस पर बैक्टीरिया लगकर या फिर फुफ्फुस लगकर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और वो फिर वापस जो हमारी पर्यावरण है या ये कहूँ जो हमारी मिट्टी है उसमें वापस उसे लौटा देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे निर्जीव घटक के निर्जीव घटक कौन कौन से होते हैं, ठीक है।
इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं जिसमें जल, मिट्टी, वायु, सूर्य का प्रकाश, तापमान, खनिज शामिल हैं। यह जीवों के लिए आवश्यक भौतिक और रासायनिक परिस्थितियां प्रदान करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा परितंत्र का कार्य, यानी जो परितंत्र है उसका क्या कार्य होता है। परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह और पोषण तत्वों का चक्र प्रमुख कार्य है। यानी इसमें ऊर्जा प्रवाह और जो पोषण चक्र है उसका पोषण तत्व है उसका चक्र जो है वो प्रमुख कार्य होते हैं। तो इसके अंतर्गत पहले हम देखेंगे ऊर्जा प्रवाह के। ऊर्जा प्रवाह क्या होती है। ऊर्जा सूर्य के उत्पादकों में प्रवेश करती है, फिर उपभोक्ता और अपघटकों तक पहुंचती है। ठीक है। अब हम देखेंगे पोषण चक्र कि पोषण चक्र क्या होता है। पोषण चक्र के अंतर्गत आप लिख सकते हैं पोषण तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन और जल जीवों और पर्यावरण के बीच चक्रीय रूप से चलते रहते हैं। ठीक है। ये हमारा पोषण चक्र कहलाता है। अब हम देखेंगे परितंत्र के प्रकार। जो परितंत्र है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो परितंत्र को उनके भौतिक स्थान और विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो परितंत्र है उसको भौतिक स्थान और जो उसकी विशेषताएं हैं उसके आधार पर बांटा जा सकता है। ठीक है। अब हम इसके प्रकार देख लेते हैं। तो पहला जो इसका प्रकार होता है वो होता है हमारा स्थलीय परितंत्र। जो स्थलीय परितंत्र होते हैं वो होते हैं हमारे जंगल, घास के मैदान और रेगिस्तान। ठीक है। और नेक्स्ट होते हैं जलीय परितंत्र। जो जलीय परितंत्र होते हैं मीठे पानी का परितंत्र जैसे कि नदियां, झील और समुद्र परितंत्र। ठीक है। इसमें भी जो मीठे पानी के परितंत्र और समुद्रीय परितंत्र में बांटा जाता है। अब हम देखेंगे परितंत्र के महत्व, यानी परितंत्र जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहला आप लिखेंगे इसमें कि संतुलन, जीवों और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमें परितंत्र की आवश्यकता होती है। पोषण चक्र, पोषण तत्वों का पुनर्चक्रण करने के लिए भी हमें परितंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे मानव जीवन के लिए उपभोक्ता, स्वच्छ जल, वायु, खाद्य उत्पादन और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी हमें परितंत्र की आवश्यकता होती है। आगे आपने इसमें लिखेंगे जलवायु विनियमन, वन और महासागर जलवायु संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे परितंत्र को खतरे, यानी जो परितंत्र है उसको कौन कौन से खतरे देखने को मिलते हैं। तो पहला आप लिखेंगे मानव गतिविधियां, प्रदूषण, वनों की कटाई और अतः दोहन जो है वो परितंत्र के लिए खतरा बन रहा है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी और बाढ़, यानी ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है और बाढ़ जो होती है, ऐसे भी खतरे परितंत्र को होते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धि और बर्फ के पिघलने से परितंत्र असंतुलित हो जाता है। यानी जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है और जो बर्फ है वो पिघल रही है उसकी वजह से जो हमारा परितंत्र है वो असंतुलित होता जा रहा है, यानी उसका संतुलन बिगड़ रहा है। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष क्या। आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। परितंत्र प्रकृति का जटिल और संवेदनशील तंत्र है जो पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो हमने अभी देखा है। ठीक है। इसका संरक्षण और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ताकि पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता बनी रहे। परितंत्र का गहन अध्ययन और संरक्षण मानव और प्रकृति दोनों के लिए अनिवार्य है ताकि जो परितंत्र है हम उसको अच्छी तरीके या ये कहें बचा कर रख सकें। ऐसा ना हो हमारा परितंत्र खत्म हो जाए और उसके साथ साथ हम भी खत्म हो जाएं, क्योंकि अगर परितंत्र नहीं होगा तो हम भी नहीं जीवित रह पाएंगे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्पादकता क्या है। सरल उत्पादकता और शुद्ध उत्पादकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको बताना है उत्पादकता आखिर होती क्या है और सरल उत्पादकता और शुद्ध उत्पादकता के बीच में आपको अंतर भी बताना है। तो परिचय देख लेते हैं उत्पादकता का। उत्पादकता परितंत्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो जीवों द्वारा ऊर्जा और समग्र और उपयोग करने की क्षमता को दर्शाता है। यानी ये जो है ये जीवों द्वारा जो ऊर्जा को समग्र और उपयोग की जाने वाली जो क्षमता है उसको दर्शाने का कार्य करता है। यह किसी परितंत्र में उत्पादकों मुख्य हरे पौधे द्वारा उत्पादित कार्बनिक पदार्थों की दर को मापने का एक साधन है। यानी ये जो है ये मेनली जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको मापने का कार्य करता है। ठीक है। अब हम देखेंगे उत्पादकता की परिभाषा, क्योंकि जो हमारी उत्पादकता है वो भी दो प्रकार के होते हैं। तो पहले हम उत्पादकता की परिभाषा देखेंगे। इसको आपको एज इट इज ही लिखनी होगी। ठीक है। उत्पादकता वह दर है जिस पर उत्पादक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी उत्पादक जो है वो एक प्रकार की दर है जो कि प्रकाश संश्लेषण की जो ऊर्जा है उसको सौर ऊर्जा में परिवर्तित या ये कहूँ रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करता है और इसे जैविक पदार्थों के रूप में समग्रित करता है। यह तंत्र में ऊर्जा प्रवाह और
पोषण चक्र का एक प्रमुख निर्धारक है, क्योंकि ये ऊर्जा प्रवाह और जो पोषण चक्र है उसको निभाने या फिर उन दोनों के बीच में क्रिया करने का कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्पादकता के प्रकार कि उत्पादकता के कितने प्रकार होते हैं। तो मुख्य रूप से उत्पादकता के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है हमारा सरल उत्पादकता। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरल उत्पादकता क्या होती है। देखिए, जो सरल उत्पादकता है उसको जीपीपी के नाम से जानते हैं, याद रखना, क्योंकि इसकी शॉर्ट फॉर्म भी आ जाती है। सरल उत्पादकता पौधे द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त कुल ऊर्जा को दर्शाता है। यह पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाई गई कुल जैविक सामग्री है। यानी देखिए, ये जो है भी प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसको दर्शाता है, और जो ये कुल ऊर्जा होती है उसको जैविक, और ये जो कुल जैविक सामग्री होती है उसको दर्शाता है, जिसमें पौधों द्वारा उपयोग की गई ऊर्जा श्वसन के लिए भी शामिल है। यानी जो टोटल ऊर्जा है उसको दिखाने का कार्य करता है। उदाहरण के रूप में आप इसमें लिख सकते हैं, यदि एक पेड़ प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्रतिदिन 100 यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करता है तो यह उसकी सरल उत्पादकता होगी। यानी अगर वो प्रतिदिन 100 यूनिट बनाता है तो उसकी जो ऊर्जा होगी वो सरल उत्पादकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। सरल उत्पादकता के बाद जो हमारा दूसरा होता है वो होता है हमारा शुद्ध उत्पादकता, जिसको हम एनपीपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, शुद्ध उत्पादकता वह ऊर्जा है जो पौधों द्वारा श्वसन के बाद बची रहती है और वह उपभोक्ताओं जैसे शाकाहारी और मांसाहारी के बीच उपलब्ध होती है। यानी वो ऊर्जा जो पौधों द्वारा जो श्वसन होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बच जाती है, वो ऊर्जा हमारी शुद्ध उत्पादकता कहलाती है। और ये जो है ये हमारी शाकाहारी और मांसाहारी के अंदर जाती है। यानी जब जानवर या फिर कोई भी व्यक्ति उन पौधों को खाता है तो उसके अंदर जो ऊर्जा आती है वो हमारी शुद्ध उत्पादकता आ जाती है। ठीक है, अब इसको हम निम्नलिखित सूत्रों द्वारा भी माप सकते हैं। यानी कौन सा सूत्र होता है इसको मापने के लिए, तो एनईपी और जीपीपी और माइनस आर। देखिए, यानी एनईपी जो है वो हमारी शुद्ध उत्पादकता होती है, और जीपीपी जो है वो हमारी सरल उत्पादकता होती है, और माइनस होती है हमारी आर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इसको डिटेल में देख सकते हैं। जैसे कि जो एनईपी है वो शुद्ध उत्पादकता होती है, जीपीपी है वो सरल उत्पादकता होती है, और आर जो श्वसन उपयोग किए गई ऊर्जा होती है। यानी इसमें से, यानी इन दोनों को रखो और ये माइनस कर दो तो हमारी ये इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे उदाहरण के रूप में, यदि पेड़ों की सरल उत्पादकता 100 यूनिट है और श्वसन के लिए 30 यूनिट ऊर्जा उपभोग की जाती है, तो शुद्ध उत्पादकता जो होती है वो 70 यूनिट बढ़ जाती है, क्योंकि 100 थी, 100 में से 30 यूज़ कर ली तो बची कितनी, 70 ही तो बची, तो 70 वो शुद्ध उत्पादकता बच जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे सरल उत्पादकता और शुद्ध उत्पादकता के बीच अंतर, यानी दोनों के बीच में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, पहलू फिर सरल उत्पादकता यानी जीपीपी और शुद्ध उत्पादकता यानी एनपीपी दे रखा है। तो पहले परिभाषा के आधार पर देखेंगे, कुल ऊर्जा या जैविक सामग्री जो उत्पादकता द्वारा बनाई जाती है वो जीपीपी के अंतर आती है। श्वसन के बाद बची हुई जो ऊर्जा होती है वो एनपीपी के अंतर्गत आती है। श्वसन का प्रभाव, श्वसन से पहले की कुल उत्पादकता होती है, श्वसन के बाद की बची हुई उत्पादकता होती है इसके अंतर्गत। उपभोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं होती, और ये जो है ये उपभोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होती है। मानव का महत्व, परितंत्र की कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता को मापता है। ठीक है, परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह पोषण स्तर को दर्शाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत पोषण स्तर को दर्शाया जाता है। ये हमारे प्रमुख अंतर हो जाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे उत्पादकता का महत्व, कि जो उत्पादकता है उसका क्या महत्व है। तो पहला आप लिखेंगे, परितंत्र का स्वास्थ्य, ऊर्जा उत्पादकता दर्शाती है कि परितंत्र स्वस्थ है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे उपभोक्ता के लिए ऊर्जा स्रोत, शुद्ध उत्पादकता ऊर्जा के प्रवाह को निर्धारित करती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कृषि और वानिकी उत्पादकता मापने में सफल उत्पादन और वन संरक्षण की योजना बनाई जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कार्बनिक चक्र उत्पादकता, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण और जैविक पदार्थों को निर्माण में सहायक होती है। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, सरल उत्पादकता और शुद्ध उत्पादकता परितंत्र में ऊर्जा प्रवाह और शोषण चक्र को समझने के लिए आवश्यक अवधारणा है। जैसे कि अभी हमने देखा ये कितनी इंपॉर्टेंट है। सरल उत्पादकता पौधों की कुल ऊर्जा उत्पादकता क्षमता को दर्शाती है, यानी जो सरल है वो
कुल को दर्शाएगी, यानी पौधे की टोटल जो ऊर्जा है उसको दर्शाएगी। जबकि शुद्ध उत्पादकता वह ऊर्जा है जो खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ती है। यानी देखिए, जो शुद्ध उत्पादकता है वो खाद्य श्रृंखला में जो आगे बढ़ती है, यानी जो पौधों में श्वसन के बाद ऊर्जा रह जाती है और फिर उसे कोई खा ले पौधे को, यानी जैसे कोई पौधा था उसे बकरी ने खा लिया, तो बकरी के पास जो एनर्जी यानी ऊर्जा गई है वो हमारी शुद्ध उत्पादकता में आएगी। दोनों का संतुलन पर्यावरणीय स्थिरता और परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, परितंत्र में पाया जाने वाला पोषक चक्र क्या है? देखिए, परितंत्र क्या होता है ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम देखेंगे परितंत्र में जो पाया जाता है पोषक चक्र वो आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे परिचय से, ठीक है। परितंत्र में पोषक चक्र वह क्रिया है जिसके माध्यम से पोषक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जल जीवमंडल में विभिन्न घटकों के बीच चक्रीय रूप से प्रवाहित होते हैं। यह चक्रीय परिस्थितिकी तंत्र में पोषण तत्वों की उपलब्धता बनाने और जीवन कार्बन को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी देखिए, जो पोषण चक्र होता है वो एक तरीके से जो कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और जल है उसको जीव मंडल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और चक्रीय रूप से प्रवाहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये परिस्थितिकी तंत्र में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कार्बन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का कार्य करता है, यानी चक्र लगाने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे प्रमुख पोषक चक्र के कौन कौन से प्रमुख पोषक चक्र होते हैं। तो पहला हम देखेंगे चक्र। चक्र क्या है, चलिए देख लेते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अवशोषण। यानी देखिए, आपको भी पता होगा कि पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, यानी अंदर लेते हैं। किसकी प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। क्योंकि देखिए, जो पौधे होते हैं जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। जिस तरह से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ठीक है। जीवों की श्वसन, जीवाश्म ईंधन के जलने और अपघटनों से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उत्सर्जन होता है। यानी देखिए, जो जीवों के ये श्वसन होता है, यानी हम लोग जो सांस लेते हैं और जीवाश्म जो ईंधन होते हैं उनके जलने से और जो अपघटन होता है उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे वायुमंडल में उत्पन्न हो जाता है या उत्सर्जन होता है। क्योंकि हम लोग भी जब श्वसन करते हैं यानी सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है। महासागरों और पौधों द्वारा कार्बन का भंडारण होता है, यानी महासागर और पौधों द्वारा कार्बन को सोख लिया जाता है, जिसकी वजह से ये पूरी तरीके से एक चक्र के रूप में कार्य करता है। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन चक्र, ठीक है। वो था हमारा कार्बन चक्र। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन चक्र को। वायुमंडल में नाइट्रोजन का जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट और अमोनिया अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है। यानी देखिए, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट किया जाता है, ठीक है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य श्रृंखलाओं में इसका स्थानांतरण है। यानी देखिए, जो पौधों द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग होता है वो खाद्य श्रृंखला में किया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे अपघटकों द्वारा नाइट्रोजन का फिर से वायुमंडल में लौट आना। यानी अपघटक जो होते हैं वो फिर से वायुमंडल में नाइट्रोजन को पहुंचा देते हैं। अब हम देखेंगे फास्फोरस चक्र के। फास्फोरस चक्र क्या है? चट्टानों की संरक्षण में फास्फोरस का मिट्टी और जल में प्रवाह होता है। पौधों द्वारा फास्फोरस का अवशोषण और खाद्य श्रृंखला में इसका स्थानांतरण हो जाता है, ठीक है। मृत जीवों के अपघटन से फास्फोरस का पुनः मिट्टी में प्रवेश होता है। यानी जैसे कि जो कोई भी जीव है जो मर जाते हैं उनके अपघटन जब वो मिट्टी में जो सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं, मिट्टी में ही तो गलने लगते हैं, फिर दोबारा से मिट्टी में फास्फोरस पहुंच जाता है उनके ज़रिए से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे जल चक्र को। जल चक्र के अंतर्गत आप लिख सकते हैं जल का वाष्पीकरण, घनन और वर्षा के रूप में वायुमंडल में स्थानांतरण। यानी देखिए, पहले तो वो जल होता है, फिर वो वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, वाष्प बन गया, फिर वो घनन बन के वापस आ जाता है और फिर वो वर्षा के रूप में वापस जमीन पे आ जाता है। इस तरह से ये पूरा ही चक्र हो जाता है, ठीक है। भूजल, नदियाँ और समुद्रों में जल का प्रवाह और पुनः उपयोग। यानी भूजल हो जाता है, जब वो बरसता है तो नदियों में आ जाता है, समुद्रों में आ जाता है और उसका जो उपयोग है वो दोबारा हो जाता है। इस तरीके से देखिए, पूरा ही चक्र दे रखा है सभी पॉइंटों का, कि एक चीज़ यहाँ से उठी, वापस आई, फिर यहाँ आ गई, फिर ये वापस उसी स्थान पर आ जाती है। इस तरह से सारे ही चक्र आपको दिखा रखे हैं, ठीक है। और आपसे कोई भी चक्र पूछा जा सकता है। अब हम देखेंगे इनका महत्व। परिस्थिति की संतुलन।
पोषक चक्र जीवन के लिए आवश्यक तत्वों की निरंतरता बनाए रखते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति। पोषक तत्वों की पुनः प्राप्ति कैसे होती है? अपघटकों के माध्यम से पोषक तत्व मिट्टी में लौट आते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, जो अपघटक होते हैं उनके माध्यम से जो पोषक तत्व हैं वो वापस मिट्टी में आ जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जैव विविधता का समर्थन। यह चक्र सभी जीवों को पोषण प्रदान करते हैं, क्योंकि ये जो चक्र है इसमें सभी जीव आ जाते हैं, कहीं ना कहीं स्थान पर वो जीव उस पोषण को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे मानव जीवन पर प्रभाव, यानी इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कृषि, जलवायु और ऊर्जा उत्पादन पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि देखिए अगर बारिश नहीं होगी तो कृषि कैसे होगी, अगर जलवायु परिवर्तन नहीं होगा तो हमें जो मौसम के अकॉर्डिंग हम फल खाते हैं या फिर कोई भी चीज़ होती है वो कैसे होगी, ऊर्जा उत्पन्न नहीं होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कृषि पर, जलवायु पर और उत्पादन पर इसका सीधा ही असर पड़ता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं पोषक चक्र परितंत्र का आधार है और यह प्रक्रिया संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करती है। इस चक्र का संरक्षण पर्यावरणीय स्थिरता और जीवन की निरंतरता के लिए अतः आवश्यक है। यानी देखिए अगर हम पर्यावरणीय जीवन की निरंतरता चाहते हैं तो इसका उपयोग करना, या ये कहें इसका होना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्थलीय और जलीय परितंत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी आपको बताना है स्थलीय और जो जलीय परितंत्र होता है उसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो इसके परिचय से स्टार्ट करते हैं। परितंत्र किसी क्षेत्र में जीव और उनके आसपास के भौतिक वातावरण के बीच परस्पर क्रिया का समग्र रूप है। देखिए जो परितंत्र है वो किसी भी जीव के आसपास का जो भौतिक वातावरण होता है उसमें जो क्रिया हो रही होती है वही रूप हमारा परितंत्र कहलाता है। इसके मुख्य रूपों में दो प्रकार के विभाजित किया जा सकता है, स्थलीय परितंत्र और जलीय परितंत्र। यानी अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। एक होता है हमारा स्थलीय परितंत्र और एक होता है हमारा जलीय परितंत्र। दोनों परितंत्रों के कार्य और संरचनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब किस तरह से, चलिए एक एक करके इन दोनों को देखते हैं। यानी पहले हम देखेंगे स्थलीय परितंत्र। स्थलीय परितंत्र को देख लेते हैं। स्थलीय परितंत्र वह परितंत्र है जो भूमि आधारित है। यह परितंत्र पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों, मिट्टी और जलवायु जैसे कारकों के बीच की परस्पर क्रिया पर आधारित होते हैं, क्योंकि ये जो है ये पौधों के, जानवरों के, सूक्ष्म जीवों के और मिट्टी और जलवायु के कारकों के साथ होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में आप पहला लिख सकते हैं स्थान। ये भूमि पर पाए जाते हैं, जैसे जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्र। यानी ये जो है ये मेनली भूमि पर ही पाया जाता है, या ये कहें सिर्फ भूमि पर ही पाया जाता है, जैसे कि जंगल में, घास के मैदानों में, मरुस्थल में, पर्वतों में। ठीक है, अब हम देखेंगे उपलब्ध जल। जल की उपलब्धता सीमित होती है, इसका उपयोग जीवों द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाता है। यानी जो जल होता है इसमें जल की जो उपलब्धता है वो सीमित होती है, ऐसा नहीं है असीमित हो, वो सीमित होती है, लिमिटेड होती है। और इसका जो प्रयोग है वो जीवों द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाता है ताकि किसी को भी हानि ना हो। ठीक है, अब हम देखेंगे मुख्य उत्पादक। मुख्य उत्पादक क्या होते हैं? पौधे हो गए, जैसे कि पौधों में आप ये लिख सकते हैं ये इसके मुख्य उत्पादक होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का निर्माण करते हैं। और ये सभी क्या है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आवासीय विविधता। स्थलीय परितंत्र में जलवायु और स्थलाकृत के अनुसार विविधताएं पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग स्थान पर अलग अलग जलवायु देखी जाती है, इसलिए इनमें विविधताएं भी देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ऊर्जा प्रवाह। ऊर्जा का प्रवाह मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे उपयोगी तत्व। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और मिट्टी के पोषण तत्व ऊर्जा चक्र में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। यानी जो हमारा ऊर्जा चक्र है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे अब हम देखेंगे जलीय परितंत्र। यानी जलीय परितंत्र क्या होता है? जलीय परितंत्र जल में पाए जाने वाला परितंत्र है। इसमें मीठे पानी के परितंत्र जैसे झील, तालाब, नदी और खारे पानी के परितंत्र जैसे समुद्र, महासागर, खाड़ी शामिल है। यानी देखिए जो जलीय परितंत्र है वो जल में पाया जाने वाला परितंत्र है और इसे मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, एक मीठे पानी का परितंत्र और एक खारे पानी का परितंत्र। मीठे पानी के परितंत्र में आप झील देख सकते हैं, तालाब देख सकते हैं, नदी देख सकते हैं, और खारे पानी के परितंत्र में समुद्र, महासागर और खाड़ी को देख सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी विशेषताएं। तो विशेषताओं में पहला हम देखेंगे स्थान। यह जल आधारित है जिसमें स्थल जल, झील या और तालाब और गतिशील जल
नदियाँ और समुद्र आते हैं। यानी देखिए ये जो है ये जल में आधारित होता है। इसमें स्थल जल यानी जो चलता नहीं है, मतलब स्थिर रहता है, इधर-उधर नहीं जाता ज़्यादा। जैसे कि झील का हो गया, तालाब का हो गया। और एक होता है गतिशील जल, जो जैसे कि हमारी नदियाँ हो गईं और समुद्र हो गए, जिनका जल जो है वो निरंतर चलता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उपलब्ध जल। जल हमेशा उपलब्ध होता है और इसका उपयोग जीवन के ये सभी कार्यों के लिए होता है। यानी जो जल होता है वो हमेशा उपलब्ध रहता है और इसी के लिए और इसका प्रयोग हम बहुत सारे जीवन के कार्य करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अब हम देखेंगे मुख्य उत्पादक। शैवाल और जल पौधे मुख्य उत्पादक होते हैं। यानी इसके जो मुख्य उत्पादक होते हैं वो शैवाल और जल के जो पौधे होते हैं। यानी आपने भी देखा होगा कि देखिए समुद्र में बहुत सारे पौधे होते हैं। आपने कभी मूवीज़ या फिर कार्टून वगैरह देखे हों, उसमें समुद्र के अंदर पौधे दिखाए जाते हैं, तो वो जो होते हैं वो इसके मुख्य उत्पादक होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे आवासीय विविधताएं। यानी जो इसकी आवासीय विविधता है उसे देखेंगे। यह परितंत्र पृथ्वी के लगभग 70% भाग को घेरता है और अत्यधिक जैव विविधता प्रदान करता है। यानी ये पृथ्वी के 70% भाग पर देखा जा सकता है और इसमें बहुत सारी विविधताएं देखी जा सकती हैं। अब हम देखेंगे ऊर्जा प्रवाह। सूर्य के प्रकाश और जल के पोषण तत्व ऊर्जा चक्र के आधार हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसमें उपयोगी तत्व। घुले हुए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख तत्व हैं। यानी इसके जो उपयोगी तत्व होते हैं वो होता है घुले हुए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके प्रमुख तत्व होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम इसी के अंतर्गत देखेंगे स्थलीय और जलीय परितंत्र के बीच प्रमुख अंतर। यानी जो हमारा स्थलीय और जलीय परितंत्र होता है उसके प्रमुख जो अंतर हैं या इन दोनों के बीच जो अंतर हैं, अब हम उनके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। यानी देखिए यहाँ आप परितंत्र देखेंगे, यहाँ हमारा स्थलीय स्थलीय परितंत्र है और यहाँ हमारा जलीय परितंत्र है, ठीक है। अगर हम स्थिति की बात करें तो ये भूमि आधारित होता है और ये जल आधारित होता है। अगर हम इसके मुख्य उत्पादक की बात करें तो भूमि पर उगने वाले पौधे होते हैं और इसमें शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन और जल पौधे होते हैं, ठीक है। अगर हम जल की उपलब्धता की बात करें तो सीमित और अनियमित होता है और इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। यानी यहाँ पर जो मात्रा होती है वो खत्म नहीं होगी, यहाँ खत्म हो सकती है, ठीक है। ऊर्जा प्रवाह की बात करें तो सूर्य का प्रकाश और भूमि आधारित खाद्य श्रृंखला होती है और यहाँ बात करें तो सूर्य का प्रकाश और जल में घुले पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जैव विविधता। जैव विविधता के आधार पर देखें तो स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार विविधता होती है और जल के प्रकार, मिट्टी या खारा के अनुसार विविधता होती है। यानी यहाँ पर जो विविधता होती है वो जल के आधार पर होती है। अगर जो मिट्टी है या फिर जो पानी है वो खारा है तो अलग विविधता होगी और अगर ये पानी मीठा है तो वहाँ अलग विविधताएं पाई जाएंगी, ठीक है। अब हम देखेंगे अभिनियमन के आधार पर जलवायु मिट्टी और स्थलीकृत पर निर्भर होता है। तापमान, लवणीय और जल की गहराइयों पर निर्भर होता है। यानी यहाँ जो तापमान है, लवणता है, वो जल की गहराई पर निर्भर होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं स्थलीय और जलीय परितंत्र अपने विशिष्ट भौगोलिक और पर्यावरणीय विशेषताओं के कारण पृथक होता है। दोनों ही परितंत्र पृथ्वी पर जैव विविधता और ऊर्जा संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका संतुलन बनाए रखना पर्यावरणीय संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी देखिए दोनों ही जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं हमारी पृथ्वी के लिए, हमारी पृथ्वी के पर्यावरण के लिए, पर्यावरण संतुलन के लिए। अगर हम उसको संतुलन को बनाए रखना चाहते हैं तो दोनों की जो संरक्षण है या ये दोनों का जो बचाव है वो आवश्यक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन के प्रकारों की व्याख्या करते हुए नवीनीकरणीय संसाधन और गैर नवीनीकरणीय संसाधन को समझाइए। यानी देखिए इस क्वेश्चन में आपको प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं ये बताना है और प्राकृतिक संसाधनों के जो प्रकार होते हैं ये बताते हुए आपको नवीनीकरणीय संसाधन और गैर नवीनीकरणीय संसाधन होते हैं उनको आपको समझाना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं प्राकृतिक संसाधन आखिर होते क्या हैं, ठीक है। इसके परिचय को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन वह संसाधन है जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यानी प्राकृतिक संसाधन कौन से हो गए, जो प्रकृति द्वारा ही दिए जाएं वो प्राकृतिक संसाधन हो गए और मानव जीवन के लिए उपयोगी हैं। यह संसाधन मानव के विकास, जीवन यापन और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में सहायक है, जिसमें जल, वायु, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा स्रोत,
वनस्पति, जीव जंतु शामिल हैं। यानी देखिए प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीवन यापन करने के लिए। जैसे कि जल हो गया, वायु हो गई, मिट्टी हो गई, खनिज हो गई, ऊर्जा हो गया और स्रोत हो गए, वनस्पति हो गए और जीव जंतु हो गए। इन सभी का यूज़ होता है हमारे जीवन यापन में। तो ये सभी क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और ये सभी हमारे प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे महत्व। तो पहला आप लिख सकते हैं मानव सभ्यता के विकास का आधार होते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधन के प्रकार, यानी जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन मेनली दो प्रकार के होते हैं या दो वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला होता है हमारा नवीनीकरणीय संसाधन और दूसरे होते हैं हमारे गैर नवीनीकरणीय संसाधन। तो सबसे पहले हम नवीनीकरणीय संसाधन के ऊपर चर्चा करेंगे। नवीनीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पुनः उत्पन्न किए जा सकते हैं और उनकी उपयोगिता समय के साथ बनी रहती है। यानी देखिए नवीनीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः यानी दोबारा उत्पन्न किए जा सकते हैं और उनकी जो उपयोगिता है वो समय के साथ एक जैसी रहती है। वो हमारे नवीनीकरणीय संसाधन हो जाते हैं। ठीक है। अब हम अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं में आप लिख सकते हैं यह संसाधन समाप्त नहीं होते हैं यदि इसका उपयोग संतुलित मात्रा में किया जाए। यानी अगर हम इनका जो उपयोग है वो संतुलित मात्रा में करेंगे तो ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे प्राकृतिक चक्र, जैसे जल चक्र और कार्बन चक्र इसकी निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। क्योंकि जिस तरह से जो हमारी प्राकृतिक चक्र में हम जल चक्र और कार्बन चक्र को देख सकते हैं, इसकी निरंतरता को ये सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होते हैं, क्योंकि जो ये होते हैं नवीनीकरणीय संसाधन ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, बहुत कम मात्रा पर ये नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के रूप में आप इसमें लिख सकते हैं पहला जल, जल के रूप में नदियां, झील और वर्षा से पुनः उपलब्धता होती है। यानी नदियों या फिर झीलों से पानी वाष्प हो जाता है तो वर्षा के रूप में वापस आ भी जाता है। ठीक है। फिर आप लिखेंगे वनस्पति, पेड़ पौधे, कृषि, फसलें और वन, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं ऊर्जा स्रोत, सूर्य की ऊर्जा असीमित और निरंतर है। यानी जो जैसे कि अगर हम सूर्य का एग्जाम्पल लें, क्योंकि अगर हम सूर्य ऊर्जा का प्रयोग करते हैं लाइट जलाने के लिए या फिर किसी और चीज़ में, तो सूर्य जो है वह ऐसा तो नहीं है ख़त्म हो जाएगा या फिर उसकी ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी, तो ये असीमित मात्रा में होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे पवन ऊर्जा, वायु की गति से ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे जैव ऊर्जा, पशु और पौधों से प्राप्त ऊर्जा भी जैव ऊर्जा में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे इसके महत्व कि इसके क्या क्या महत्व होते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। तो पहला आप लिख सकते हैं सतत विकास के लिए उपयोगी है ये। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है ये, क्योंकि इसकी वजह से पर्यावरण संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं दीर्घकालीन ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोगी है, क्योंकि ये ऐसी ऊर्जा होती है जो जल्दी से खत्म नहीं होती, तो इसीलिए हम इसे दीर्घकालीन ऊर्जा बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे गैर नवीनीकरणीय संसाधन, यानी गैर नवीनीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं। गैर नवीनीकरणीय संसाधन वह संसाधन है जिनकी मात्रा सीमित होती है, जिसका पुनः निर्माण प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है या बहुत धीमी गति से होता है। यानी देखिए गैर नवीनीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो कि पूरी तरीके से या ये कहें असीमित मात्रा में मौजूद नहीं है और उनका जो पुनः निर्माण है या पुनः चक्र है वो प्रकृति द्वारा नहीं हो सकता, या हो भी सकता है तो उसकी बहुत धीमी गति है, यानी वो बहुत धीमी गति से होंगे, ना के बराबर वाले। तो इसी वजह से ये जो संसाधन है ये गैर नवीनीकरणीय संसाधन में आ जाते हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो पहला आप लिख सकते हैं एक बार समाप्त होने पर इनका पुनः उपयोग संभव नहीं है। यानी अगर एक बार खत्म हो गए तो दोबारा उनका प्रयोग करना असंभव है, क्योंकि उन्हें दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं इन संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती हैं। यानी अगर हम इनका ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ खत्म ही होंगे, इनकी वजह से जो पर्यावरण समस्याएं हैं वो भी उत्पन्न हो जाएंगी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं इनका निर्माण लाखों वर्षों में होता है। जैसे अभी मैंने बताया इनका निर्माण अगर एक बार खत्म हो गई तो दोबारा यूज़ करने के लिए हमें लाखों करोड़ों वर्ष जो है वो वेट करना होगा, और इतना तो कोई जीवित भी नहीं रहता। ठीक है। अब हम देखेंगे इसके उदाहरण के रूप में आप क्या लिख सकते हैं। चलिए इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में पहला आप लिखेंगे खनिज, खनिज में लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया और चांदी हो गया। ठीक है। अब हम देखेंगे जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में आप लिख सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों को आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे परमाणु ऊर्जा स्रोत, जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं यूरेनियम और
ठीक है। अब हम देखेंगे इसके महत्व को कि इसकी क्या महत्व है या ये जो है वो क्यों ज़रूरी है। तो इसके महत्व में आप पहला लिख सकते हैं, औद्योगिक विकास और आधुनिक जीवन शैली के लिए आवश्यक है। क्योंकि देखिए ये जो है ये सभी संसाधन हमें औद्योगिक विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे ऊर्जा उत्पादन और औद्योगिक उपकरणों का उपयोग, क्योंकि हमारे जो औद्योगिक उपकरण हैं जैसे कि आप देख सकते हैं बस है, ट्रैक्टर है, गाड़ी है, स्कूटर है, इन सभी में हम पेट्रोल का यूज़ करते हैं, तो ये औद्योगिक जो उपकरण हैं उनके लिए आवश्यक हो जाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक विकास का मुख्य आधार, यानी जो हमारा आर्थिक विकास है उसका मुख्य आधार ये सभी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे ये नवीनीकरणीय और गैर नवीनीकरणीय संसाधनों के बीच तुलना, यानी जो हमारे नवीनीकरणीय हैं और जो हमारे गैर नवीनीकरणीय संसाधन हैं उन दोनों के बीच में तुलना किस तरह से की जा सकती है। तो पहले हम देखेंगे पैरामीटर और नवीनीकरणीय संसाधन और गैर नवीनीकरणीय संसाधन। तो पुनः उत्पादन क्षमता के आधार पर देखें तो ये हो सकते हैं। ठीक है, इन्हें सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ये पर्यावरण प्रभाव को देखें तो कम पर्यावरणीय प्रभावी होते हैं, ये अधिक पर्यावरणीय प्रदूषण करते हैं, यानी ये पर्यावरण को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। अगर हम इनकी उपलब्धता की बात करें तो ये दीर्घकालीन और सतत होते हैं और ये समाप्त होने वाले होते हैं। ठीक है, अगर हम उदाहरण की बात करें तो सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, जल हो गया। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और खनिज हो गया। ठीक है, अगर हम इसका उपयोग की बात करें तो स्थायी विकास के लिए होते हैं, यानी ये स्थायी विकास के लिए यूज़ होते हैं। और अगर हम इनकी बात करें तो ये औद्योगिक और ऊर्जा उत्पादन के लिए किए जाते हैं, क्योंकि इनकी सहायता से उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और ऊर्जा उत्पादन होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे निष्कर्ष की ओर। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन मानव और पर्यावरण दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नवीनीकरणीय संसाधन सतत विकास को प्रोत्साहित करते हैं और दीर्घकालीन उपयोग के लिए उपयुक्त हैं, जबकि गैर नवीनीकरणीय संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इसे विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, आज के समय में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए नवीनीकरणीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि देखिए आज का जो हमारा टाइम है उसमें पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए हमें नवीनीकरणीय संसाधनों के उपयोग को बढ़ाना चाहिए, ना कि गैर नवीनीकरणीय संसाधन के प्रयोग को, क्योंकि हमें अपनी पृथ्वी को भी बचाना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में जल संसाधन पर टिप्पणी कीजिए, यानी जो भारत है उसमें जो जल संसाधन है हमें उसके ऊपर टिप्पणी करनी है। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए हम इसको देख लेते हैं। इसके परिचय में आप लिख सकते हैं, भारत में जल संसाधन विश्व में सबसे समृद्ध और विविध हैं। देश में नदियाँ, झीलें, तालाब, जल भृतों और वर्षा के रूप में जल की प्रचुरता है। यह संसाधन कृषि, उद्योग, पेयजल और ऊर्जा उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी अगर हम अपने देश की बात कर रहे हैं ना, तो ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा नदियों वाला, तालाबों वाला, जल भृतों वाला और वर्षा वाले देशों में से एक है। क्योंकि देखिए हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ हैं, तालाब हैं, झीलें हैं, जल भृत हैं और वर्षा भी काफ़ी ठीक ठाक हो जाती है, जो कि हमारी जो कृषि है, उद्योग है और पेयजल है और ऊर्जा उत्पादन है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत में जल संसाधन, यानी अब हम बात करने वाले हैं भारत में जो जल संसाधन है, यानी ऐसे कौन कौन से जल संसाधन हैं हमारे भारत में। ठीक है, तो आज हम अपने भारत के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, नदी प्रणालियाँ, यानी जो नदियाँ होती हैं वो किस तरह से। भारत में 12 प्रमुख नदी प्रणाली है, यानी अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में 12 जो हैं वो सबसे प्रमुख नदियां हैं, यानी बड़ी बड़ी नदियां हैं, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी प्रमुख हैं। यानी अगर हम बड़ी बड़ी नदियों की बात करें तो गंगा आप लिख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र लिख सकते हैं, यमुना लिख सकते हैं, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदी लिख सकते हैं। और ये नदियाँ कहाँ कहाँ पड़ती हैं देखते हैं, आप लोगों को पता है या नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस राज्य में ये आती हैं। ठीक है, कोई भी एक राज्य, कोई भी एक एक राज्य आप बता सकते हैं इन सभी का। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोगों की नॉलेज कहाँ तक है। ये नदियाँ कृषि और पेयजल के प्रमुख स्रोत हैं, क्योंकि इन नदियों के माध्यम से कृषि और पेयजल यानी पीने के लिए यूज़ किया जाता है पानी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे झीलें और तालाब, डल झील, बूलर झील, चिल्का झील और लोथल जैसे जल निकाय स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यानी देखिए हमारे भारत में डल झील है, बूलर झील है, चिल्का झील है और थोलर झील है, जो कि हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरे करती हैं। अब हम देखेंगे भूजल। भूजल को देख लेते हैं। भारत दुनिया में भूजल उपयोग की
अग्रणीय है। यह मुख्यतः कृषि और घरेलू उपयोग के लिए निकाला जाता है। यानी अगर हम भारत की बात करें तो हमारे भारत में जो भूजल का उपयोग है वो घरेलू उपयोग और कृषि के लिए ही किया जाता है। अब हम बात करेंगे वर्षा की। भारत में वार्षिक औसत वर्षा लगभग 118 सेंटीमीटर है। हालांकि यह स्थान और समय के अनुसार असमान है। यानी देखिए, जो लगभग मानी जाती है हमारे भारत में जो वर्षा लगभग है वो 118 है। लेकिन ये अलग-अलग स्थान और अलग-अलग जगह पर अलग-अलग हो सकती है, ठीक है? नेक्स्ट अब हम देखेंगे जलाशय और बांध। भागड़ नांगल कुंड और सरदार सरोवर जैसे बांध जल प्रबंधन और सिंचाई में सहायक होते हैं। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे बांध भी हैं, ठीक है? आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे भारत में जल संसाधन की समस्याएं। यानी जो भारत है उसमें जो जल संसाधन है उनकी क्या-क्या समस्याएं हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं असमान वितरण। जल स्रोतों का वितरण क्षेत्रीय रूप से असमान है। गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में अधिक जल उपलब्ध है, जबकि राजस्थान और दक्कन के पठारी क्षेत्रों में कमी है। यानी देखिए, हमारे भारत में जो जल का वितरण है वो सही तरीके से नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात करें नदियों की, तो ये जो है ये बेसिन में तो बहुत सारा जल है इन नदियों में। लेकिन अगर ये नदियाँ जब राजस्थान और दक्कन में पहुँचती हैं तो यहाँ जो जल की मात्रा है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्रदूषण। औद्योगिक कचरा, कृषि रसायन और सीवेज के कारण नदियाँ और झीलें प्रदूषित हो रही हैं। यानी अब हम इन्हें प्रदूषित होते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जल संकट। अत्यधिक दोहन और भूजल स्तर में गिरावट के कारण कई क्षेत्रों में जल संकट बढ़ जाता है, क्योंकि अत्यधिक दोहन होता है और भूजल स्तर में गिरावट आती है, जिसकी वजह से क्षेत्रों में जल का जो संकट है वो बढ़ जाता है। जल संकट को हम देख सकते हैं, ठीक है? आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन। बेमौसम बारिश और सूखे जैसी समस्याओं ने जल संसाधनों को प्रभावित किया है, क्योंकि बेमौसम कभी भी बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से जो सूखा है और जो हमारा पर्यावरण है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करता हुआ हमें दिखाई देता है। अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। क्या आप इसके निष्कर्ष यानी उपसंहार यानी निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं? इसके निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं, भारत में जल संसाधन देश के सामाजिक और आर्थिक विकास का आधार है। इसके सतत और समान उपयोग के लिए जल संरक्षण, पुनर्भरण और प्रबंधन की आधुनिक विधियों को अपनाना आवश्यक है। भारत को अपनी बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन के 3 उदाहरण दीजिए। यानी आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं और जीवाश्म ईंधन के आपको 3 उदाहरण भी देने हैं। तो पहले हम देखेंगे इंट्रो, यानी इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं जीवाश्म ईंधन क्या है। परिचय में देखेंगे, परिचय आप लिखेंगे इस तरह से, जीवाश्म ईंधन वह ऊर्जा स्रोत है जो लाखों वर्षों में मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों के अपघटनों और दाब ताप के प्रभाव से निर्मित होती है। यानी जीवाश्म ईंधन वह ऊर्जा होती है जो लाखों सालों में बनती है, वो भी किससे? मृत पौधे, यानी जो मरे हुए पौधे होते हैं, गले हुए पौधे होते हैं, और जो जानवर होते हैं या फिर हम लोग होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनके जो उनके जो अवशेष होते हैं जो ज़मीन में दब जाते हैं, बहुत नीचे दब जाते हैं, और उन पर दाब और ताप, यानी जो दबाव है वो भी पड़ता है और जो ताप है वो भी पड़ता है, क्योंकि ज़मीन के अंदर तो गर्माई है, गर्म है हमारी ज़मीन, अंदर से अंदर लावा है, तो दोनों ही आपस में जब पड़ते हैं, जब जाकर उन जीवाश्म ईंधन का निर्माण होता है। यह ऊर्जा स्रोत पृथ्वी के अंदर गहरे भू स्तर में पाए जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया गहरे स्तर में ये पाए जाते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा दाब होता है और बहुत ज़्यादा गहराई पाई जाती है, यहाँ पर ये जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, और इन्हें ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, उद्योग और घरेलू कार्यों के व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। और इनका इनका जो प्रयोग है वो हम ऊर्जा उत्पादन के लिए, परिवहन के लिए, उद्योगों के लिए, घरेलू कार्यों के लिए करते हैं। अब किस तरह से करते हैं, देखो, जो हमारा उत्पादन है यानी कुछ भी चीज़ बनाने के लिए करते हैं, परिवहन के लिए, क्योंकि देखिए जो हमारा पेट्रोल है या फिर जो हमारा पेट्रोल है वो हम परिवहन के लिए यूज़ करते हैं, और जो हमारा जीवाश्म ईंधन है उसमें पेट्रोल आता है, ठीक है? उद्योगों में करते हैं, कोयला हो गया, घरेलू उपयोग में करते हैं, जैसे कि कोयला है, कोयले का उपयोग घरेलू यूज़ में भी करते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा, सर्दियों में लोग चूल्हे पर रोटियां बनाते हैं या फिर आग जलाकर बैठ जाते हैं चारों ओर, वहाँ पर कोयले डाल लेते हैं या फिर लकड़ी डाल लेते हैं, कोयले होते हैं वो डाल लेते हैं, तो कोयला
कोयला जो है वो एक जीवाश्म ईंधन है, जो असली वाला कोयला होता है। क्योंकि देखिए जो जीवाश्म ईंधन वाला कोयला होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है? तो इस तरह से हम जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे जीवाश्म ईंधन के निर्माण की प्रक्रिया, यानी जो जीवाश्म ईंधन है इनका जो निर्माण है वो किस तरह से होता है। तो देखिए जीवाश्म ईंधन का जो निर्माण है वो कई चरणों में होता है। तो पहला चरण आप लिखेंगे जीवों का अवशेष। प्राचीन समय में पौधे और जलीय जीवों की मृत्यु के बाद उनके अवशेष मिट्टी और पानी में नीचे दब गए। यानी देखिए अगर हम अब की नहीं, ये बात हो रही है बहुत टाइम पहले की, यानी प्राचीन टाइम की। जब क्या हुआ, या तो कोई भूस्खलन हुआ या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, बाढ़ आई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो वहाँ पर जानवर थे या फिर पौधे वगैरह थे उनकी डेथ हो गई, और उनके जो जीवाश्म बचे यानी जो उनकी बॉडी बची वो क्या हो गया, या तो वो समुद्र के अंदर चली गई या फिर वो ज़मीन के अंदर धंस गई, ठीक है? उसके बाद में क्या हुआ, दाब और ताप लाखों वर्ष तक इन अवशेषों पर अत्यधिक दाब का प्रभाव रहा। क्योंकि देखिए वो क्या थे, वो अब ज़मीन में नीचे धंस गए थे, बहुत ज़्यादा नीचे चले गए। अब ज़मीन में नीचे दबने के बाद में उन पर दाब तो बढ़ा, यानी प्रेशर तो बढ़ा, और साथ में ताप यानी ऊर्जा भी पड़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो कन्वर्ट होने शुरू हो गए। रासायनिक परिवर्तन, जैविक पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ, जिससे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसी ऊर्जा स्रोत बने। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कन्वर्ट होने शुरू हो गए, यानी जो रासायनिक प्रक्रिया थी वो होनी शुरू हो गई, और उसी के कारण कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, प्राकृतिक गैसें हो गई, ये सभी बनने लगी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे जीवाश्म ईंधन के उदाहरण, यानी जो हमारा जीवाश्म ईंधन है इसके उदाहरण में क्या क्या लिख सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं कोयला। कोयला मुख्य रूप से कार्बन युक्त खनिज है, यानी कोयले में मुख्य रूप से कार्बन पाई जाती है, इसीलिए कोयले का दहन करने यानी कोयले को जलाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि इससे कार्बन ही निकलती है जो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, ठीक है? अब इसमें आगे लिखेंगे इसका उपयोग बिजली उत्पादन, इस्पात निर्माण और घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। भारत में झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कोयला भंडार प्रमुख है। अगर हम अपने भारत की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, मुख्य रूप से झारखंड में पाया जाता है, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में इसकी बहुत बड़ी-बड़ी खदानें पाई जाती हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे पेट्रोल। कि पेट्रोल क्या है? पेट्रोल भी क्योंकि हमारा एक जीवाश्म ईंधन है। यह तरल ईंधन है जिससे कच्चे तेल के रूप में पृथ्वी से निकाला जाता है। क्योंकि जो हमारा पेट्रोल है वो भी एक तरल ईंधन है, यानी बहने वाला ईंधन है, जो कच्चे तेल के रूप में पृथ्वी से निकाला जाता है। इसका उपयोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और अन्य केमिकल उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। क्योंकि जब पेट्रोल निकलता है तो उसमें एक ही नहीं बहुत सारे खनिज होते हैं, फिर उन सभी खनिजों को अलग-अलग किया जाता है। भारत में मुंबई हाई, गुजरात और असम के क्षेत्रों में पेट्रोल के प्रमुख स्रोत हैं, यानी मुंबई हाई में, गुजरात में और असम में पेट्रोल के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं, ठीक है? अब हम देखेंगे प्राकृतिक गैस। कि प्राकृतिक गैस क्या है? यह गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले ईंधन है, जो मुख्यतः मिथेन गैस से बना होता है। क्योंकि देखिए जो प्राकृतिक गैस है ये गैसीय रूप में पाए जाने वाले ईंधन है, और मुख्यतः ये मिथेन गैस से बनते हैं, ठीक है? इसका उपयोग घरेलू गैस यानी एलपीजी और बिजली उत्पाद और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। भारत में कृष्ण, गोदावरी बेसिन और असम में प्राकृतिक गैसों के भंडार पाए जाते हैं। यानी अगर हम भारत की बात करें तो कृष्ण, गोदावरी बेसिन और असम जैसे क्षेत्रों में इनके भंडार पाए जाते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे जीवाश्म ईंधन के लाभ, यानी इनके क्या लाभ होते हैं। तो पहला आप लिखेंगे ऊर्जा का उच्च घनत्व होता है इनमें। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे परिवहन और कारण में सुविधा होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे औद्योगिक और घरेलू उपयोग के प्रमुख स्रोत होते हैं, ठीक है? ये आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे जीवाश्म ईंधन से होने वाली समस्याएं, यानी जो जीवाश्म ईंधन है उससे क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो पहला हम देखेंगे प्रदूषण। जीवाश्म ईंधन के दहन से ग्रीन हाउस गैसें जैसे CO2 निकलती है, जो वायुमंडल प्रदूषित और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। यानी देखिए जो जीवाश्म ईंधन है जब उन्हें जलाया जाता है तो ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो निकलती हैं, जैसे कि CO2 हो गया, जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान देते हैं। क्योंकि देखिए जो CO2 है वो हमारी जो ओजोन परत है उसको हानि देती है, हमारी जो ओजोन परत है उसका ह्रास करती है, यानी उसको ख़त्म करने का प्रयास करती है। इस वजह से ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, यानी बर्फ़ जो पिघल रही है हमारी पृथ्वी की, तो ये जो है ये ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण है। क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो
उसका जो ताप है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं संसाधनों की सीमितता। किस तरह से ये संसाधनों की सीमितता है, यह गैर नवीनीकरण संसाधन है और इनके भंडार सीमित है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो खत्म हो जाएंगे वो गैर नवीनीकरणीय संसाधनों में आते हैं, और ये सभी क्या है, ये गैर नवीनीकरणीय संसाधन, क्योंकि इनका जो भंडार है वो सीमित है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्यावरणीय प्रभाव। इनकी खनन प्रक्रियाओं से मिट्टी का कटाव, जल स्रोतों का प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र को हानि होती है, क्योंकि देखिए जब इनका खनन होता है यानी इन्हें मिट्टी से निकाला जाता है, इन्हें ज़मीन खोद कर निकाला जाता है, तो मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाता है, जल स्रोतों का प्रदूषण होना शुरू हो जाता है, यानी जो जल स्रोत होते हैं वो प्रदूषित होने लगते हैं, क्योंकि कहीं भी अगर मिट्टी का खनन होता है, मिट्टी को खोदा जाता है, तो वो उड़कर आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करती है, आसपास के क्षेत्रों को गंदा करती है। अगर देखिए अगर आपके घर के बराबर में भी कोई घर बनने लगे, तो वहाँ टूटना या फिर बनना शुरू होता है, तो आपके घर में भी मिट्टी-मिट्टी रहने लगती है, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित करती है। इसी तरीके से जब खनन का कार्य होता है, तो वो आसपास की जो नदियाँ होती हैं, जो तालाब होते हैं, उनको भी प्रभावित करने का कार्य करती है, जिसकी वजह से वो प्रदूषित हो जाते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष को देख लेते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं, जीवाश्म ईंधन वर्तमान में ऊर्जा उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं, लेकिन इसकी सीमित सीमित उपलब्धता और पर्यावरणीय प्रभाव के कारण वैकल्पिक और नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत जैसे सौर, पवन और जल ऊर्जा की और ध्यान देना आवश्यक है। सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए जीवाश्म ईंधन का विकल्पपूर्ण उपयोग करना हमारी ही प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी देखिए अगर हम अपनी पृथ्वी या और अपनी जो पृथ्वी है उसको बचाना चाहते हैं, पॉल्यूशन को रोकना चाहते हैं, तो हमें जीवाश्म ईंधन का वैकल्पिक रूप को अपनाना चाहिए। यानी जो नवीनीकरणीय साधन है या ये कहें नवीनीकरणीय जो ऊर्जा है, हमें उसका यूज़ करना चाहिए, और जो गैर नवीनीकरणीय ऊर्जा है उसको अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको ये यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के लाभ और हानि की व्याख्या कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के लाभ और हानियों के बारे में बताना है। चलिए परिचय देख लेते हैं। परिचय में आप लिख सकते हैं, सौर और पवन ऊर्जा नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि ये दोनों ही नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में आते हैं, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने में सहायक है। यह ऊर्जा स्रोत पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर उपयोग किए जा सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सौर ऊर्जा के लाभ। यानी जो हमारी सौर ऊर्जा है उसके क्या लाभ होते हैं। देखिए जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है उसका यूज़ करके जो ऊर्जा बनाई जाती है वही हमारी सौर ऊर्जा होती है। अब इसके लाभों में पहला हम लिखेंगे अक्षय स्रोत, जिसके अंतर्गत आप लिखेंगे सूर्य की ऊर्जा असीमित है और इसे बार बार उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्यावरणीय अनुकूल। यह ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करती, जिससे प्रदूषण नहीं होता, यानी ये पर्यावरण को दूषित नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे कम रखरखाव। सोलर पैनल स्थापित करने के बाद रखरखाव का खर्चा कम होता है, क्योंकि देखिए जो सोलर पैनल होता है एक बार उसको लगा दिया तो उसके रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती। बारिश आ रही है, धूप आ रही है, कुछ भी हो रहा है, उसके रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे विकेंद्रीकरण। सौर ऊर्जा का उपयोग ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे ऊर्जा की बचत। सौर ऊर्जा का उपयोग बिजली बिलों का कम करने के लिए सहायक होती है, क्योंकि अगर हम सौर ऊर्जा की लाइट का उपयोग करते हैं दिन के टाइम में, अगर हम शहर में रहते हैं यानी दिल्ली जैसी जगह में रहते हैं और हम दिन के टाइम में सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं, तो हमारा जो बिजली का बिल आएगा उसमें कमी हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे सौर ऊर्जा की हानियाँ, कि जो सौर ऊर्जा होती है उसकी क्या क्या हानि है। तो पहला हम देखेंगे प्रारंभिक लागत। सौर पैनल और उपकरणों की स्थापना महंगी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे मौसम पर निर्भरता। यह ऊर्जा स्रोत धूप पर निर्भर होते हैं, जिससे रात और बादल वाले दिनों में उत्पादन सीमित होता है, यानी ये जो है ये धूप पर डिपेंड होता है। अगर रात हो रही है या फिर बादल छा जाते हैं या फिर तूफान है या फिर बारिश है, तो उस टाइम पे इनकी जो लाइट होती है वो बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे भंडारण की समस्या। सौर ऊर्जा को बड़ी मात्रा में संग्रहित करना महंगा और कठिन है, यानी अगर हम बड़ी मात्रा में इसको संग्रहित करना चाहें या फिर लगवाना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा महंगा और कठिन हो जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे स्थान की आवश्यकता। सौर पैनल लगाने के लिए बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सौर पैनल जो होता है वो इस टाइप से एक पत्ते के रूप में या फिर ये कहें
चौकोर होता है जिसको लगाने के लिए हमें स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। आगे जैसे कि अब हम देखेंगे पवन ऊर्जा के लाभ के पवन ऊर्जा आखिर होती क्या है। ठीक है, इसके लाभों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो पवन ऊर्जा होती है वो वह ऊर्जा होती है जो हमारी हवाओं से उत्पन्न होती है, उसे हम पवन ऊर्जा बोलते हैं। अब हम इसके लाभों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला आप लिख सकते हैं, अक्षय और स्वच्छ पवन ऊर्जा हमेशा उपलब्ध रहती है और इससे कोई प्रदूषण भी नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सस्ती ऊर्जा। एक बार पवन टरबाइन स्थापित हो जाने के बाद ऊर्जा उत्पादन लागत बहुत कम हो जाती है, यानी बस टरबाइन का ही इसमें खर्चा होता है, फिर उसके बाद में जो लागत होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भूमि का उपयोग। पवन टरबाइन स्थापित करने के बाद भी भूमि का उपयोग कृषि और अन्य कार्यों के लिए किया जा सकता है, क्योंकि जो पवन टरबाइन होता है वो नीचे की साइड में सिर्फ एक खंबे की तरह होता है, तो उसके आसपास की जो भूमि होती है उसका उपयोग किया जा सकता है कृषि में या फिर अन्य कार्यों में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्थानीय रोजगार। पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में सहायक होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे पवन ऊर्जा की हानियाँ के पवन ऊर्जा की क्या क्या हानि होती है। तो पहला आप इसमें लिख सकते हैं प्रारंभिक लागत। पवन टरबाइन की स्थापना और रख-रखाव महँगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अस्थिरता। यह ऊर्जा स्रोत हवा की गति पर निर्भर होता है, जो हमेशा समान नहीं रह पाती। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पर्यावरणीय प्रभाव। पवन टरबाइन से पक्षियों और चमगादड़ों को खतरा हो सकता है, क्योंकि जब पवन टरबाइन के पंखे घूमते हैं तो जो पक्षी होते हैं या फिर चमगादड़ें होती हैं वो उसमें फँस जाती हैं और मर जाती हैं। मैंने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको पवन टरबाइन की पिक्चर भी दिखाई थी। आई होप आपको याद होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे ध्वनि और दृश्य प्रदूषण। टरबाइन के संचालन से शोर और आसपास के क्षेत्रीय सुंदरता में कमी आ जाती है। यानी देखिए, जो पवन टरबाइन होते हैं इनकी जो ध्वनि होती है वो बहुत तेज होती है, इसकी वजह से शोर पोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे सौर और पवन ऊर्जा पर्यावरण के लिए फायदेमंद और सतत विकास के लिए होते हैं। हालांकि इसके साथ जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं, जिन्हें तकनीकी नवाचार और प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से दूर किया जा सकता है। ठीक है, इन ऊर्जा स्रोतों का वैकल्पिक पूर्ण उपयोग न केवल ऊर्जा संकट को हल कर सकता है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में भी सहायक हो सकता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रदूषण क्या है। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों और प्रदूषकों और प्रदूषण का वर्णन कीजिए। यानी आपको बताना है कि प्रदूषण आखिर होता क्या है और विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषक होते हैं वो कौन कौन से हैं, और प्रदूषण का वर्णन आपको करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे परिचय। परिचय में आप लिखेंगे प्रदूषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधन, वन, जल, मृदा आदि का अवांछनीय पदार्थ घुलकर उन्हें गंदा और हानिकारक बना देते हैं। यानी ऐसे पदार्थ मिलकर उन्हें गंदा और हानिकारक बना देते हैं, वही पॉल्यूशन होता है। यह मानव गतिविधियों या प्राकृतिक घटनाओं के कारण हो सकता है। प्रदूषण का प्रभाव प्राकृतिक जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र पर बहुत गहरा होता है। यानी जो पोल्यूशन होता है उसका प्रभाव डायरेक्ट जो हमारा पर्यावरण है, जीवन है और हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर देखने को मिलता है। प्रदूषण के कारण न केवल पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरा उत्पन्न करते हैं। प्रदूषण का मुख्य कारण व्यवस्थित औद्योगिकरण, अधिक वाहन प्रदूषण, जल निकासी में गंदगी, कचरे फेंकने की आदतें और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। यानी ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं जो मानव द्वारा की जाती हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है। जैसे कि हम औद्योगिकरण लिख सकते हैं, अधिक वाहन प्रदूषण लिख सकते हैं, जल निकासनी जो चीज़ें होती हैं उनमें गंदगी फंस जाना हो गया, या फिर कूड़े को फेंकना। ऐसी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं जिनकी वजह से जो पॉल्यूशन है वो बढ़ता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे प्रदूषण के प्रकार। यानी जो प्रदूषण है उसके क्या क्या प्रकार होते हैं। तो प्रदूषण को कई भागों में या ये कहूँ कई प्रकारों में बांटा जा सकता है। अब वो कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला होता है हमारा वायु प्रदूषण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं वायु प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक गैसें और कण वायुमंडल में मिल जाते हैं। प्रमुख वायु प्रदूषण तत्वों में कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहा जाता है, फिर होती है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड जिसे SO2 कहा जाता है, फिर है हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसे NO2 कहा जाता है, ओजोन जिसे O3 और धूल कण शामिल होते हैं। ठीक है, यह प्रदूषण तत्व उद्योगों, वाहनों, कृषि कार्यों और जंगलों की आग से उत्पन्न होते हैं। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन तंत्र की समस्याएं,
अस्थमा, हृदय रोग और पर्यावरणीय संतुलन हो जाता है। यानी देखिए, अगर पॉल्यूशन पैदा होता है तो हमें श्वसन तंत्र यानी जो हमारे सांस लेने की प्रक्रिया है उसमें समस्या देखने को मिल सकती हैं, और स्वास्थ्य में और जो हमारे हृदय है उसमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और पर्यावरणीय में बहुत सारे असंतुलन पैदा हो जाते हैं, और इन सभी की वजह से जो पॉल्यूशन है वो बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे जल प्रदूषण कि जल प्रदूषण क्या है। जल प्रदूषण जब होता है जब नदियाँ, झीलें, समुद्र या अन्य जल स्रोत अवांछनीय पदार्थों से भर जाते हैं। यानी जल प्रदूषण तब होता है जब गंदी चीज़ें जल में मिल जाती हैं, जैसे कि नदियों में, झीलों में या समुद्रों में कोई भी ऐसी गलत चीज़ मिल जाती है जो पॉल्यूशन पैदा करती है, या ये कहें जो समुद्र में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि प्लास्टिक फेंक देते हैं समुद्र में, जो कि जल प्रदूषण को पैदा करती है। यह प्रदूषण तत्व प्रदूषणकारी रसायन, तेल, कचरा और अपशिष्ट जल होते हैं। जल प्रदूषण के कारण जल की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिससे मनुष्य और वन्य जीवों के लिए पानी का सेवन करना खतरनाक हो जाता है। यह जल जनित रोगों का कारण होता है, जैसे कि हैजा, थायरिया आदि। यानी ऐसे यानी जो जल प्रदूषण होता है वो भी बहुत सारे रोगों को पैदा कर देता है, जैसे कि हैजा हो गया, थायरिया हो गया, ऐसे बहुत सारे रोग होते हैं। जिसके अलावा जल प्रदूषण की समुद्री जीवन जीवन भी प्रभावित होता है। यानी जल प्रदूषण से सिर्फ मानव पर ही या फिर जीव जंतुओं पर ही नहीं, बल्कि जो समुद्री जीव होते हैं उन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को हमें मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, मृदा प्रदूषण तब होती है जब मिट्टी से जहरीली रसायन, भारी धातु जैसे पारा, सीसा और विषैले पदार्थ मिलते हैं। यानी जो हमारी मृदा प्रदूषण है वो तब होता है जब मृदा से या तो पारा या फिर सीसा या फिर ऐसे जहरीले पदार्थ मिलते हैं। यह प्रदूषण कृषि रसायन, उर्वरकों, कीटनाशकों और औद्योगिक शिष्टों से उत्पन्न होते हैं। यानी कृषि में या फिर रसायन में या फिर उर्वरक या फिर कीटनाशकों के इन सभी के प्रयोग से ये उत्पन्न होते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है, खेती की गुणवत्ता प्रभावी होती है और खाद्य सुरक्षा संकट का सामना करना पड़ता है, जिससे अलगाव या पौधों और जानवरों के जीवन के लिए भी खतरनाक हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ये ध्वनि प्रदूषण क्या होता है। ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण तब होता है जब वातावरण में अत्यधिक शोर उत्पन्न होता है, जिससे मानव और पशु जीवन पर नकारात्मक प्रभाव होता है। यानी जब अत्यधिक शोर उत्पन्न हो जाए तो वो हमारा ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आ जाता है। यह प्रदूषण मुख्य रूप से वाहनों, उद्योगों, निर्माण कार्यों और सार्वजनिक समारोह से उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के कारण मानसिक विकार, सुनने की क्षमता में कमी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यानी जो ध्वनि प्रदूषण होता है वो तनाव को बढ़ा देता है या फिर मानसिक विकार को बढ़ाता है, ये सुनने की अक्षमताएं पैदा कर देता है, और भी जो स्वास्थ्य रिलेटेड समस्याएं हैं वो पैदा हो जाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रकाश प्रदूषण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, प्रकाश प्रदूषण तब होता है जब अत्यधिक कृत्रिम प्रकार का उत्सर्जन रात के समय वातावरण में फैलता है। यह आमतौर पर शहरी इकाइयों में होता है, जहां सड़क लाइट, विज्ञापन होर्डिंग्स और अन्य कृत्रिम रोशनी रात के समय का प्राकृतिक अंधकार बिगाड़ देती है। प्रकाश प्रदूषण के कारण रात में सोने से समस्याएं हो जाती हैं। यानी प्रकाश प्रदूषण जो होता है वो रात के समय सोने से समस्याएं पैदा कर देता है, और यह वन्य जीवों के जीवन चक्र को भी प्रभावित करता हुआ हमें दिखाई देता है, विशेष रूप से उन प्रजातियों को जो रात के समय सक्रिय होती हैं। ठीक है, जो भी रात के समय सक्रिय होती हैं प्रजाति, उन पर यह नकारात्मक प्रभाव डालता हुआ हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब हम देखेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, रेडियोधर्मी प्रदूषण तब होता है जब रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में फैल जाते हैं। यह पदार्थ परमाणु संयंत्रों, चिकित्सा सुविधाएं और औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न हो सकते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जैसे कैंसर हो गया, आनुवांशिक उत्परिवर्तन हो गया और मृत्यु हो गई। ऐसी भी चीज़ें हम देख सकते हैं। यह प्रदूषण लंबे समय तक वातावरण में बना रहता है और इसे प्रभाव लंबे समय तक महसूस हो सकता है। यानी जो हमारे रेडियोधर्मी प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर आपको याद होगा, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने नाकासाकी और हिरोशिमा, जो कि जापान के दो शहर हैं, उन पर परमाणु बम गिराए थे। उसमें भी रेडियोधर्मी किरणें निकली थी, जिसकी वजह से आज भी
द्वितीय विश्व युद्ध को हुए हुए कितना टाइम हो गया, लेकिन आज भी वहाँ की जो जनरेशन है वो विकलांग पैदा होती है। वो भी सिर्फ रेडियोधर्मी प्रदूषण की वजह से, कि जो हमारे रेडियोधर्मी प्रदूषण है इसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ठोस कचरा प्रदूषण, यानी जो हमारा ठोस कचरा प्रदूषण होता है इसको देख लेते हैं। ठोस कचरा प्रदूषण तब होता है जब घरों, उद्योगों और अन्य स्रोतों से उत्पन्न ठोस कचरे को सही तरीके से निस्तारित नहीं किया जाता। यह कचरा प्लास्टिक, कागज, धातु, कांच और जैविक पदार्थों से बना होता है। ठीक है, यह कचरा भूमि और जल स्रोतों में मिलकर प्रदूषण फैला देता है, क्योंकि ये कचरा बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, आगे आप इसमें लिख सकते हैं ठोस कचरे के घातक बीमारियां और अस्वच्छता की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में लिख सकते हैं, प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो न केवल मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को भी खतरे में डाल देती है। प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों की पहचान और नियंत्रण के लिए सरकार और समाज को लेकर काम करना आवश्यक है। केवल जागरूकता, प्रदूषण नियंत्रण और उपयोग और पर्यावरणीय संरक्षण के माध्यम से हम इस समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यानी अगर हमें जो पोल्यूशन है उसको रोकना है तो हमें जन जागरूकता और जो पोल्यूशन है उसके लिए थोड़े से नियंत्रण करने के लिए कुछ नीतियां बनानी होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट है जागरूकता, हमें जागरूकता फैलानी होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण क्या है और इसके कारण, प्रभाव और निवारण की व्याख्या कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में आपको जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण क्या होता है ये आपको बताना है, और इसके कारण और जो इसके प्रभाव और निवारण है वो भी आपको बताने हैं। तो हम इस क्वेश्चन को पहले देखेंगे, जल प्रदूषण, कि जल प्रदूषण क्या होता है। देखिए, अभी हमने सारे प्रदूषणों को देखा था, अब हम एक एक करके देखेंगे। अभी हमने सारे प्रदूषणों को एक एक करके देखा था, अब हम स्पेसिफिक जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के ऊपर चर्चा करेंगे। जल प्रदूषण तब होता है जब जल स्रोत, यानी जैसे कि हमारे नदियाँ हो गई, झील हो गई, समुद्र हो गए या फिर जलाशय हो गए, में अवांछनीय, हानिकारक और जहरीले पदार्थ मिल जाते हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। जल प्रदूषण के कारण जल में जीवन के लिए आवश्यक तत्वों संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, आवश्यक जो तत्व होते हैं उनके संतुलन बिगड़ जाते हैं, जिससे मानव जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हुआ हम देख सकते हैं। जल प्रदूषण का कारण मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक घटनाओं दोनों हो सकती हैं। यानी जो जलीय प्रदूषण है उसके कारण जो है वो मानवीय गतिविधियां या प्राकृतिक घटनाएं हो सकती हैं, जिससे पानी में प्रदूषण तत्व घुलकर उसे अव्यवस्थित और अस्वास्थ्यकरण बना देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे अब हम देखेंगे जल प्रदूषण के कारण, यानी जो जल प्रदूषण है उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो पहला आप इसमें लिख सकते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट, उद्योगों से निकलने वाले गंदे पानी जिससे रासायनिक तत्व, धातु और अन्य हानिकारक पदार्थ होते हैं, जल स्रोतों में मिलकर प्रदूषण उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे कृषि अपशिष्ट, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक जो कृषि कार्य में उपयोग होते हैं वह वर्षा के माध्यम से जल स्रोतों में मिलकर प्रदूषण पैदा कर देते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कृषि के भी अपशिष्ट पानी में मिलते हैं, क्योंकि कृषि में हम रासायनिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पानी भी पोल्यूशन वाला हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे घरेलू अपशिष्ट, घरों से निकलने वाला गंदा पानी जिसमें साबुन, तेल और अन्य रसायन होते हैं, नदी और तालाब में मिलकर जल प्रदूषण कर देते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कचरा और प्लास्टिक, नदी और समुद्रों में फेंके गए प्लास्टिक, कागज और अन्य कचरे के कारण पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा जल जनित रोग, गंदे पानी में बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी हो सकते हैं जो जल जनित रोगों का कारण बनते हैं, जैसे हैजा हो गया और टाइफाइड हो गया और डायरिया हो गया। ऐसी बीमारियों को ये उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे जल प्रदूषण के प्रभाव, यानी जो जल प्रदूषण है उसका क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो पहला अब हम देखेंगे स्वास्थ्य पर प्रभाव। जल प्रदूषण से पानी में घुलने वाले हानिकारक रसायन और बैक्टीरिया शारीरिक बीमारियों का कारण बन सकते हैं, पाचन संबंधित समस्याएं, सेकंड डिजिट और अन्य गंभीर रोग हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र पर जल में प्रदूषण के कारण जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। मछलियां और अन्य जल जीव इन प्रदूषक तत्वों के कारण मर जाते हैं, जिससे जिससे खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें जल का उपयोग।
जल प्रदूषण के कारण पीने के पानी भी शुद्ध हो सकता है, जिससे लोगों को सुरक्षित पानी की उपलब्धता में कमी हो सकती है। यानी देखिए, अगर पानी ही पोल्यूशन हो जाएगा, पानी ही प्रदूषित हो जाएगा, तो हम पिएंगे क्या? तो जो पीने वाला पानी है वो भी खतरनाक हो सकता है फिर, ठीक है। अब हम देख पारिस्थितिकी असंतुलन, इसके अंतर्गत आप लिख सकते प्रदूषित जल स्रोतों के कारण पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे जैव विविधता में कमी आती है, ठीक है। अब हम देखेंगे जल प्रदूषण का निवारण, यानी जो जल प्रदूषण है उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो पहला आप लिखेंगे विकसित जल उपचार प्रणालियां जल स्रोतों में मिलने वाली अपशिष्ट जलों का उपचारित करने के लिए जल संशोधन स्रोतों का निर्माण होना चाहिए, यानी उनका सही तरीके से उपयोग होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कृषि में जैविक तरीका का उपयोग, यानी जो हमारी कृषि है उसमें हम जैविक तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के स्थान पर जैविक उर्वरक और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जल स्रोतों की सफाई, नदियों और जलाशयों को नियमित रूप से साफ करना और कचरे को जल में ना डालने जागरूकता फैलाना, यानी कचरा जो है उसे कभी भी जल में नहीं डालना चाहिए, इस बात की हमें जागरूकता फैलानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जल जागरूकता, जल प्रदूषण के खतरे के बारे में जन जागरूकता फैलानी और कचरा प्रबंधन की आदतें विकसित करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विनियमन और कानूनी उपाय, जल प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा कड़े नियम और कानून लागू करना, जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निगरानी करना, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मृदा प्रदूषण के मृदा प्रदूषण क्या होती है, इसके अंतर्गत आप लिखेंगे मृदा प्रदूषण तब होती है जब मिट्टी में हानिकारक रसायन, भारी धातुएं और अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं, जिससे उनकी उर्वरक क्षमता और जैविक गुण खराब हो जाते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण कृषि भूमि की गुणवत्ता कम हो जाती है और पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होता है। मृदा प्रदूषण मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण होता है, यानी जो मृदा प्रदूषण है वो मोस्टली मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। और कृषि रसायनों का अत्यधिक उपयोग, औद्योगिक अपशिष्ट और कचरा फेंकना, ये सभी इसका कारण हो सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे अब हम देखेंगे मृदा प्रदूषण के क्या क्या प्रमुख कारण हैं, यानी अब हम मृदा प्रदूषण के सारे ही कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला आप लिखेंगे रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। कृषि में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मृदा में प्रदूषण फैलाता है, जिससे भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है और खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ जाती है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा औद्योगिक अपशिष्ट। उद्योगों से निकलने वाली रासायनिक अपशिष्ट तेल और भारी धातु मिट्टी में समाकर उसे प्रदूषित कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे घरेलू कचरा, प्लास्टिक, कागज और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को भूमि में फेंकने से मृदा प्रदूषण बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं खनन और निर्माण कार्य, यानी खनन और निर्माण कार्य से भी प्रदूषण होता है। खनन, निर्माण कार्य और खनिजों के निष्कर्षण के कारण मृदा में प्रदूषण तत्व मिल जाते हैं, जिससे भूमि की संरचना प्रभावित हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे प्लास्टिक प्रदूषण। प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग और उसे नष्ट करने अपर्याप्त उपाय मृदा प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मृदा प्रदूषण के प्रभाव, यानी जो मृदा प्रदूषण है उसके क्या प्रभाव होते हैं। तो पहला आप लिख सकते स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी जो स्वास्थ्य है उस पर क्या प्रभाव। प्रदूषण मृदा से उगने वाली फसलें जहरीली हो सकती हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती हैं। ये खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करती हैं, यानी देखिए अगर हम जहरीली मिट्टी में कुछ बोएंगे या फिर कोई भी फसल करेंगे, तो फिर वो जो फसल होगी वो भी जहरीली ही पैदा होगी और उसे खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे जैविक विविधताओं पर प्रभाव। मृदा प्रदूषण से भूमि पर रहने वाले जीव जंतुओं की प्रजातियां मर जाती हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है, यानी और जो जीव जंतु होते हैं जो भूमि पर रहते हैं वो भी मर जाते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जलवायु पर प्रभाव। मृदा प्रदूषण के कारण मिट्टी की जल धारण क्षमता में कमी आती है, जिससे जलवायु पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उर्वरकता की कमी। प्रदूषित मृदा की उर्वरकता कम हो जाती है, जिससे कृषि उत्पादन घट सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे मृदा प्रदूषण का निवारण, यानी जो मृदा प्रदूषण है उसका क्या निवारण हो सकता है। तो पहला आप लिखेंगे जैविक कृषि पद्धति। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के स्थान पर जैविक कृषि पद्धति अपनाना, जैसे जैविक खादों और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग होना, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं
कचरा प्रबंधन ठोस कचरे का पुनर्चक्रण और उचित निस्तारण करने के लिए ठोस कचरा प्रबंधन विधियों का पालन करना। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे औद्योगिक अपशिष्ट का वितरण। औद्योगिक अपशिष्ट के वितरण में आप लिख सकते हैं उद्योगों से निपटने वाले अपशिष्ट को उचित तरीके से नष्ट करना या पुनः उपयोग करना महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वृक्षारोपण। वृक्षों का अत्यधिक रोपण करके मृदा को बचाना और उसकी गुणवत्ता में सुधार करना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे जन जागरूकता। मृदा प्रदूषण के खतरे के बारे में लोगों को जागरूक करना और प्रदूषण को रोकने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। क्या आप इस क्वेश्चन के निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं? निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं जल और मृदा प्रदूषण दोनों ही पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या है। इन प्रदूषणों का प्रभाव न केवल मानव जीवन पर पड़ता है बल्कि यह पारिस्थितिकी तंत्र को भी प्रभावी बनाता है। इन प्रदूषणों का नियंत्रित करने के लिए सरकार, समाज और व्यक्तिगत प्रयासों की आवश्यकता है। प्रदूषण नियंत्रण उपयोग के माध्यम से हम एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण बना सकते हैं। यानी अगर हम इन सभी का सही तरीके से प्रयोग करें तो एक स्वच्छ और जो आवश्यक पर्यावरण है वो बनाया जा सकता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के 5R सिद्धांत की व्याख्या करें। यानी जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के 5R सिद्धांत है उसकी आपको व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के 5R सिद्धांत एक रणनीति है जिसमें पर्यावरणीय संरक्षण और कचरे के निपटान के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए विकसित किया जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत 5 महत्वपूर्ण कदम हैं जो कचरे की मात्रा को कम करने और उसके प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह 5R सिद्धांत कहलाता है। 5R का मतलब है हमारा रिफ्यूज़ या हमारा इनकार करना, दूसरा होता है हमारा घटना, तीसरा होता है पुनः उपयोग करना एंड फिर होता है हमारा पुनर्नवीनीकरण होता है और फिर होता है हमारा पुनः प्राप्त करना। यानी ये सारे हमारे पाँचों के पाँचों चक्र होते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे फर्स्ट है हमारा इनकार करना। इसको देख लेंगे। इसका अर्थ है कि इन उत्पादकों और वस्तुओं का इस्तेमाल करना जिनकी आवश्यकता नहीं है या जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक, अतिरिक्त पैकेजिंग या बेकार वस्तुओं को न लेने का निर्णय लेना। इससे कचरे की शुरुआत ही नहीं होगी और पर्यावरण पर कम दबाव पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे दूसरा स्टेप जो है हमारा घटना। इस कदम में हम अपनी ज़रूरतों के अनुसार संसाधनों का उपयोग कम से कम करते हैं। इसका उद्देश्य है कि हम उत्पादकों और खपत को सीमित करें ताकि कचरे की मात्रा घटाई जा सके। उदाहरण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कम करना, ऊर्जा और पानी की बचत करना और वस्तुओं को अधिक टिकाऊ और दीर्घकालीन रूप से उपयोग करने के तरीके को अपनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुनः उपयोग करना। इसका अर्थ है कि पहले से उपयोग की गई वस्तुओं को फिर से उपयोग में लाना ताकि नए उत्पादों की आवश्यकता कम हो। यानी अगर हम एक ही चीज़ को बार बार यूज़ में लेंगे तो नई बनाने की आवश्यकता कम होगी, जिससे कि पुरानी कपड़ों का उपयोग नई रूप में खाली बोतलें और जार्स का पुनः उपयोग करना, ये सभी इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, यह कचरे को कम करने और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करने का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुनर्नवीनीकरण। पुनर्नवीनीकरण का मतलब है कि उन वस्तुओं को पुनः संसाधित करना जो अब उपयोग में नहीं आ रही ताकि उन्हें नए उत्पादकों में परिवर्तित किया जा सके। जैसे कागज़, कांच, धातु और प्लास्टिक के उत्पादकों को पुनर्नवीनीकरण करके नए उत्पादन बनाए जा सकते हैं। यह न केवल कचरे की मात्रा को घटाते हैं बल्कि प्राकृतिक संसाधन के उपयोग को भी बचाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे पुनः प्राप्त करना। इस कदम में कचरे से ऊर्जा या अन्य संसाधनों की प्राप्ति शामिल होती है। उदाहरण के लिए जैविक कचरे को बायोमास के रूप में ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यह कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने का एक तरीका है जिससे कचरे का निपटान भी हो जाता है और ऊर्जा का पुनः उपयोग भी हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। इस क्वेश्चन के निष्कर्ष को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के 5R सिद्धांत का पालन करके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। इन सिद्धांतों को अपनाने से न केवल
कचरे की मात्रा में कमी आती है, बल्कि यह प्रदूषण को भी कम करने में मदद करता है, जिससे हमें एक स्वच्छ और हरा-भरा वातावरण प्राप्त हो पाता है। क्योंकि ये जो सारे ही 5 आर सिद्धांत है, ये हमारे जो प्रदूषण है उसको कम करने और प्रकृति को हरा-भरा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और यहाँ हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सारे ही कंप्लीट हो जाते हैं, यानी फुल बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप अपने सेमेस्टर से रिलेटेड और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप सारी ही चीज़ें देख पाएँगे एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड अगर आप इन सभी नोट्सों की सेल्फ स्टडी करना चाहते तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप मेरे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके बता सकते हैं। जैसे ही आप मुझे मैसेज करेंगे मैं आपको नोट्स भेज दूँगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।